गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान में बजट पेश होना है, उस पर आगे चलकर बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, आपको पता है मेरी आदत है, मैं एक सवाल करता होता हूं। आज नहीं करूंगा। ये कैसे हो गया? आज सूरज कहाँ से निकला? नहीं निकला, वहीं से मशरिक से कि मगरिब से? सवाल नहीं, आज एक कहानी है। अच्छा, इजाजत दें तो सुनाऊं? छोटी सी कहानी है। जरूर। एक गाँव में बहुत से लोग रहते थे, सियाना उसमें एक था। सारे बड़े सादे से लोग थे, नहीं मालूम था अच्छा अगर कोई मसला हो जाए तो क्या करना है। अच्छा, वहाँ एक कुआं था। अक्सर होता था उस कुएं में कोई ना कोई गिर जाता था। जब कोई गिरता था तो गांव वाले उस सियाने को ले आते थे। हाँ। सियाने से कहते थे कि अब आप इसका हल करें। सियाना एक रस्सी फेंकता था, कहता था इस रस्सी को अपने कमर से बांध लें, और फिर सब खींच के उसे बाहर निकाल लेते थे। सही, मतलब खुद नहीं कर सकते थे, सियाने से पूछ के करते थे, क्योंकि उनको नहीं मालूम था क्या करना है। सियाने से सियाना करेगा, क्योंकि वो एक ही सियाना है, वो जो बताएगा उसी को फॉलो करेंगे। तो हर बार किसी के कुएं में गिर जाने से उस सियाने को बुलाया जाता था और सियाना रस्सी फेंकता था, रस्सी बांधते थे, और जो भी गिरा एक बार सॉरी आपको इंटरप्ट करने, मतलब एक बार अगर उसने करके दिखा दिया, चलो वो सियाना था, उसने आपको तरीका बता दिया कि आपने ऐसे करना है, तो फिर सियाना ही बार बार आके वो क्यों कर रहा है? क्योंकि सियाना एक ही है, दूसरे सियाने नहीं है। वेरी डीप, राइट? सियाना एक ही है। अच्छा, अब इस सियाने की बात आप देखें ना। हाँ। हर बार जो गिर रहा है उसको उसने किस तरह बचाया है? रस्सी फेंक के उसे कह रहा है रस्सी बांधो, बांधते हैं, सब खींच लेते हैं। हाँ। एक दिन होता है कि एक देहाती एक ऐसे दरख्त पर चढ़ जाता है जिससे वापस नहीं उतर सकता वो। अच्छा। कांटेदार दरख्त है, वापस नहीं उतर सकता। लोग परेशान होते हैं, गांव वाले देहाती परेशान हो जाते हैं। सियाने को बुला लेते हैं। सियाने को बुला लेते हैं। फिर क्या होता है? सियाना कहता है कोई मसला नहीं है। सियाना फेंकता है रस्सी, कहता है इसे कमर से बांध लो, और उसे नीचे खींचता है, बंदा गिर जाता है, करके गिर जाएगा, उसे गर्दन टूट जाती है। वो कहते हैं ये क्या किया? कहता है तुम्हारी किस्मत खराब थी, वरना इस रस्सी ने बहुत जानें बचाई हैं। सियाना एक था। कर क्या रहा है? ये बात मैंने क्यों की है, मैंने कहानी क्यों सुनाई? सारे काम कर रहा है ना, मतलब वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, जो भी काम है नहीं, हर काम करने का तरीका एक है उसके पास। हाँ। आप जो मर्जी कह दें, रस्सी उसके पास एक ही है, उसने कहा जी यही रस्सी है, यही जान बचाएगी। ये कहानी सुनाने का आज एक मकसद था कि पाकिस्तान में 70 साल से क्या हो रहा है। ये सियाना ही है जो ऐसा काम कर रहा है कि या बहुत से सियाने हैं, मैं ये कहूँगा, जिसने जो काम करना है वो काम वो नहीं कर रहा। जिसने इकॉनमी चलानी है, जिस तरीके से चलानी है वो उस तरह से नहीं चला रहा। जिसने पाकिस्तान को फॉरेन लेवल पर उसका दिफा करना है, उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। मैं हर डोमेन की बात कर रहा हूं। मतलब हमने कुछ सियाने गिन चुन लिए हैं, वो 4, 5, 6, वो एक ही सियाना है, वही सियाना इकोनॉमी में, वही सियाना फॉरेन में, वही सियाना इधर, वही सियाना का भी हमने एक लीडर मुकर्रर किया हुआ है ना। वो लीडर है, वो इंस्ट्रक्शंस देगा, बाकी जो सियाने उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो सारे सियाने जो है जाकर रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की जगह, चाहे वो उस काम में एक्सपर्ट है या नहीं है, बट एक तरीका उनके पास है और उसी तरीके को फॉलो करते हुए बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। और फिर क्या हुआ मुल्क के साथ आज कि पाकिस्तान में अगर आज एक बच्चा पैदा होता है, वो 2,80,000 रुपए का मकरूज होता है, क्योंकि सियानों ने पाकिस्तान का ये हाल किया है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज है वो 66,565 अरब हो चुका है। माली खसारा GDP का 3.7% है। ये है पाकिस्तान और ऐसे में आज जिस बजट की हम बात करें, आज बजट पेश किया जाएगा और फिर अवाम ये उम्मीदें लगा के बैठ जाएगी कि अवाम दोस्त बजट होगा। तो ये वैसे बहुत सारे माहिर मईशत जो हैं, इकोनॉमिस्ट जिनसे बात हो रही है, और ओवरऑल सिचुएशन जो हमारे सामने है, तो वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सैलरीड क्लास है वही दोबारा से पिसने वाली है। जो अशराफिया है उस पर दोबारा से टैक्स नहीं लगाया जाएगा किसी भी तरीके से। सो ऑब्वियसली आप इंतज़ार करें कि आप जो बजट आज शाम को पेश किया जाएगा उसमें दोबारा से आप महंगाई की चक्की में पिसेंगे। इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा ऐसे हुआ। आगे चल के हम डिटेल से बात करेंगे इस बजट से मुताल्लिक, इसका पोस्टमार्टम हम करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेल के मैदान की। कल अच्छी खबर थी, लेट्स अप्रिशिएट आवर टीम। अच्छी खबर थी तो सोशल मीडिया पे कोई शोर ही नहीं था, क्योंकि आपने चांसेस जो इतने लो कर दिए ना अपने वर्ल्ड कप में रहने के। अमेरिका से आप हारे, आप भारत से हारे, उसके बाद अगर आप एक मैच जीत भी रहे हैं तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि आपकी ये जीत उतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रही क्योंकि अभी भी अगर मगर वाली सिचुएशन है। लेकिन चलें, उम्मीद अभी बरकरार है ना, वो चाहे रियलिस्टिक हो या अनरियलिस्टिक हो, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी, किस्मत आपका साथ दे देती है। अच्छा जी, 7 विकेटों से हराया है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कनाडा ने पहले खेलते हुए 106 रन बनाए थे और पाकिस्तानी टीम ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। और पाकिस्तान की बैटिंग जो है उस पर सवालिया निशान अभी भी उठाए जा रहे हैं। हमारे बॉलर्स फिर भी
हाँ, बॉलर्स हमारे फिर भी बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन जो हमारी बैटिंग है नेट रेट में अमेरिका से आगे निकलने के लिए कनाडा का खिलाफ मतलूबा हदफ जो है वो 13.5 ओवर्स में पूरा करना था, लेकिन 18 में किया। एग्जैक्टली जो हमारे बैटर्स थे वो 14 ओवर्स में सिर्फ 81 रन ही बना सके, और ऑब्वियसली इसी तरह से मतलूबा हदफ भी 17.3 ओवर्स में अबूर किया उन्होंने। अब ऐसे में बारिश की अगर हम बात कर लें, बारिश कैसे बाबर 11 की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए तैयार है कि फ्लोरिडा के जो काउंटी है वहाँ पे पूरा हफ्ता बारिशों की पेश गोई है। जुम्मे को अमेरिका और आयरलैंड, इतवार को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैचेस होने हैं और इसी ग्राउंड में वो शेड्यूल हैं, लेकिन खदशा है कि बारिश के बाइस मनसूख हो सकते हैं, और अगर मनसूख हो जाते हैं मैचेस, पाकिस्तान आउट। दुआ करें बारिश ना हो, दुआ करें बारिश ना हो, और दुआ करें फलाना फलाने से हार जाए, फलाना इतने मार्जिन से हार जाए, और फिर हम भी जो जीते इतने मार्जिन से हम जीत जाए। कनाडा की अगर बात की जाए तो जिस मार्जिन से जीतना था वो उस मार्जिन से हम फिर भी नहीं जीत सके, और वैसे ये वाकई बड़ी एम्बैरसमेंट है हमारे लिए कि कनाडा जैसी टीम, किसी भी टीम को आप कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि आप यूएस को भी कमज़ोर समझ रहे थे, बट आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे अगर बात की जाए तो यकीनन आपको अफसोस होता है शर्मिंदगी से ज़्यादा कि ये क्या है कि आप यूएस जैसी टीम से हार रहे हैं, आप कनाडा जैसी टीम से एक इतने मार्जिन से आप नहीं जीत पा रहे हैं। सो मेनी क्वेश्चंस। लेकिन अभी अगले मरले की अगर हम बात कर लें, चूंकि ज़ाहिर अगला मरला जिसमें हम पहुंचने के लिए हमें अगर मगर वाली बात जो करते हैं कि जिस हम दूसरी टीम्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप में अगर हम देखें, ज़ाहिर 5 टीमों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अगर आपने टॉप 2 में आना है, क्वालिफाई करना है टॉप 2 के लिए, तो इस मेगा इवेंट में अपना सफर अगर जारी आपने रखना है, जो टॉप 2 होती है वही आगे सुपर हिट में जाएंगी। तो अगला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह हम बात कर रहे हैं अगर मगर कि अगर अमेरिका भारत और आयरलैंड से शिकस्त खाता है, ये दुआ हम ज़रा करेंगे, और अमेरिका अगर मजीद एक पॉइंट भी हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तब कौम दुआ करें कि आज होने वाले मैच में भारत अमेरिका को भारी मार्जिन से शिकस्त दे, यानी रन रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और 14 जून को जो आयरलैंड अमेरिका की बात हम कर रहे हैं उसमें आयरलैंड अमेरिका को शिकस्त दे, 15 जून को भारत फिर कनाडा से जीते, और 16 जून को पाकिस्तान खुद आयरलैंड को हरा दे। मेरी बात सुने, जो अच्छा 14 जून ईद से पहले, अच्छा सारे मामलात ईद से पहले ही फिलहाल नजर आ रहे हैं। मुझे मतलब ये था कि ईद पे भी यही हो रहा होगा ना, कि दुआएं मांग रहे होंगे और इसी कश्मकश में, और हर जगह पर जब बैठे होंगे तो सिर्फ मैच की बात हो रही है। वैसे अगर हार भी जाते हैं तो तब भी आई थिंक मैच की बात हर जगह पे होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो एक टीम वर्क को बहुत ज़्यादा मिस करें। बट हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे शोएब अगर देखा जाए तो हर कोई अपने रिकॉर्ड्स तो बना रहा है। पहले बाबर आजम के चर्चे थे ऑब्वियसली, फिर शाहीन की विकेट्स के वो चर्चे हमने देखे, और इसी तरह हम देखते आ रहे हैं हारिस रऊफ T20 इंटरनेशनल में विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले तीसरे बॉलर वो बन गए हैं, और गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के खिलाफ खेले जाने वाले अपना जो 71वां मैच था उसमें विकेटें लेने की तेज तरीन सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल कर दिया है। अच्छा, अब ये सही है, अप्रिशिएट करते हैं, नहीं बिल्कुल बनता है, लेकिन हम से बातें कर रहे हैं कि जब इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं कि अच्छा आपकी ये आपका ये रिकॉर्ड, आपका विकेट लेने का, आपका सेंचुरी का, आपका रन्स का, तो ज़ाहिर है आपकी जो टीम है वो उस पर उसका इम्पैक्ट उस तरीके से क्यों नहीं आता, क्योंकि व्हाट मैटर इज द रिजल्ट, और अगर वो रिजल्ट एक टीम वर्क की सूरत में नहीं मिल रहा तो फिर क्वेश्चंस उठते हैं। क्योंकि मैं हारिस रऊफ को ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपने लिए खेला होगा, बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, बट जनरली ये एक परसेप्शन बनती चली जा रही है हमारे प्लेयर्स को लेकर, अपने लिए खेल रहे हैं, जात के लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं। आप अगर रिकॉर्ड्स बनाते जाएं, आप अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली उस लिहाज से फिर ये होता है कि आप टीम में आपकी जगह जो है वो बनी रहेगी। मतलब ओवरऑल अगर टीम वर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर टीम वर्क होगा तो आपकी टीम जीतेगी। आप देखें ना, हमारे अगर हम अपने लेजेंड्स की बात करें सबीन, जैसे जावेद मियांदाद साहब, अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते थे। आज उनकी बर्थडे भी है, आज बर्थडे भी है उनकी, यस, उनको विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे जावेद मियांदाद साहब। अजीम क्रिकेटर हैं आप पाकिस्तान के, और आज हो गए हैं 67 बरस के। और अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, या शारजा का ग्राउंड, भारत के खिलाफ मैच, वो आखिरी गेंद, उनका छक्का, शायकीन क्रिकेट को आज भी याद है। ये आपको विजुअल हम दिखा भी रहे हैं, कोई भूल नहीं सकता। जब भी जावेद मियांदाद की बात होती है तो शारजा क्रिकेट ग्राउंड याद आता है, पाक भारत मैच याद आता है, और आखिरी गेंद पे उनका छक्का याद आता है जिसने पाकिस्तान को, और मेरा ख्याल है पूछना चाहिए इनसे भी और बात करनी चाहिए कि ये कैसे प्रेशर डील करते थे। अब आखिरी गेंद छक्का, अब आप देखते हैं तो हमारे जो लेजेंड्स थे वो विदाउट एनी प्रेशर उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के वो पाकिस्तान टीम को जितवाते थे। अब क्यों हम बार बार ये बात कर रहे होते हैं जी प्रेशर बहुत था, प्रेशर बढ़, क्रिकेट है, आपका खेल ऐसा है, आपने इसके लिए साइन अप किया हुआ है, आप काम करते हैं, आप एक प्लेयर हैं, तो जाहिर है आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रेशर को डील कैसे करना, प्रेशर हैंडल करना सीखना चाहिए। ये तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, और फर्स्ट पे आपको ये चीज होनी चाहिए कि आपने उस प्रेशर से कैसे डील। बिल्कुल ऐसे है। चलें जी आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं अब हम इक्तिसादी सर्वे की, जो पाकिस्तान ने माली साल 2023-24 का कल जारी किया है, और इसके मुताबिक मुल्क में जो मवेशियों की तादाद है उसमें इजाफा हुआ है। हर साल की तरह इस साल हम देख रहे हैं कि जिस तरह मवेशियों की तादाद में इजाफा हुआ है इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक, तो इसमें मैं ज़रूर बात करूँगा। हाँ, पहले मैं बकरियों की बात करना चाह रहा था, आप डायरेक्ट गधों पे आ गई हैं। नहीं, बकरों की बात पहले करते हैं। बकरों की बात करते हैं। बकरे और बकरियां की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ है। भेड़ों की तादाद में 40 लाख का इजाफा हुआ है, और भैंसों की तादाद में 13 लाख का इजाफा हुआ है। इसके बाद मुल्क में भैंसों की तादाद 4 करोड़ 63 लाख हो गई है। गायों की बात करें, गाय का प्लूरल क्या होगा? I don't know. गायों, मुझे नहीं पता, बट जो अमूमन जो मैंने पढ़ते सुनते सबको देखा वो गायों बोल रहे हो। गायों, ओके, ओके। काउस की तादाद में 20 लाख का इजाफा हुआ है, और जो काउस है उनकी मजमूई तादाद 5 करोड़ 75 लाख है। मुझे नहीं, गायों, आई मीन, अच्छा जितनी भी गाय गाय, आई डोंट नो। अच्छा, बकरे की तादाद में हमने ज़रा इससे पहले बात की, 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ है, तो ये तो बात हमने कर ली बकरों की, भेड़ों की, गाय, काउस की और भैंसों की। टू इंग्लिश। अब बात करते हैं गधों की, जो आप चाह रही थी मैं बताऊं। एक सर्वे में जो सामने आया कि 1 लाख गधे पाकिस्तान में बढ़ गए। पाकिस्तान में गधों की तादाद में हो गया इजाफा। अब गधे हैं पाकिस्तान में 59 लाख गधे हैं पाकिस्तान में। अब दिखा भी रहे हैं हम आपको, दिखा भी रहे हैं। जरा हम लाइफ स्टॉक की बात करें, उसमें जरा हर जानवर की इंपॉर्टेंस है, तो इसमें ज़ाहिर है हम जब गधों की बात करते हैं तो वो उसमें ज़ाहिर है इजाफा हुआ है। सही बात है। और अच्छा, घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ? नहीं हुआ। ऊँटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। हाँ, ऊँटों में भी नहीं हुआ। घोड़ों की तादाद जो है वो 4 लाख रिकॉर्ड की गई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं जनरली अब तो वो कराची में भी और जनरली दूसरे शहरों में भी लोग जो हॉर्स लवर्स हैं, हम फार्म हाउसेस का कल्चर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वहाँ लोग घोड़े रखते हैं, बट स्टिल उसमें इजाफा नहीं हुआ। मे बी एक्सपेंसिव है ज़्यादा, यानी मैनेज करना मुश्किल है। बहुत एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली उनको मैनेज करना भी मुश्किल है, और हर किसी के पास वो स्पेस भी नहीं होती जहाँ पे वो घोड़ों की आगे उनकी परवरिश कर सके। बिकॉज बाकी अगर नहीं चले, ये अच्छी बात है कि जिसमें इजाफा है वो सही इजाफा है। हाँ, काम में मदद मिलेगी, गधों में इजाफा वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहता घोड़ों और ऊँटों में तो इजाफा होना चाहिए था, उसमें क्यों इजाफा नहीं हुआ? एग्जैक्टली, वो उस पर हम जरूर किसी दिन मिलकर पूछेंगे क्यों इजाफा नहीं हो रहा, उनकी तादाद में क्या इशू क्या है। आगे बढ़े जी। अच्छा जी, चूंकि ईद कुर्बा करीब है और ऐसे में एक खबर आई है कराची से। इस तरह की खबरें अब डेली रिपोर्ट होती जा रही है। बड़ी अफसोसनाक खबर है कि कराची के इलाका जो है गुलिस्तान जोहर, उसमें कुर्बानी के बकरों से भरा जो ट्रक था वो मुसल्लह मुलजिमान छीन कर फरार हो गए। मुतासरा व्यापारी जो है मुकदमे के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है, और जो मुतासरा शहरी है उन्होंने दावा किया है कि मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने ट्रक ड्राइवर को असलहे के साथ यरगमाल बनाया, और वो पूरा जो ट्रक था वो लेकर चले गए। अब कितना नुकसान है, और किसी ने जस्ट इमेजिन किस तरह से उसको बड़े किए होंगे, किस तरह से पाला होगा, और उसके बाद ज़ाहिर है एक बिज़नेस के तर्ज से लोग इसको आगे ले जो है वो कर रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली क्या कुछ सेकंड्स लगते हैं कि आप आकर किसी की सालों की मेहनत पर ऐसे पानी फेर कर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, देखिए ना, उसका लाखों का नुकसान है, उसकी मेहनत ज़ाया हुई है। पूरा साल उसने इंतज़ार किया था कि ये एक ईद का मौका आएगा, मवेशी वो बेचेगा, ना जाने कहीं से उसने कर्ज भी लिया होगा। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उसका जो है वो हुआ है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमें बात करनी है पाकिस्तान के बजट से मुताल्लिक भी, और कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट की बात करते हैं और ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में 2009 से लेके 2023 तक जब हम बजट की बात करते हैं, कितनी माइल के बजट पेश किए गए, क्योंकि ये सवाल रोज़ाना होता है, अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा। तो 2009 से 2023 अगले बजट से कितना मुख्तलिफ होगा, और क्या वाकई फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे है। तो गुज़श्ता 15 सालों का पाकिस्तान का बजट, इस पर एक रिपोर्ट है, आपसे शेयर करते हैं। गुज़िश्ता 15 सालों में पाकिस्तान के बजट के कुल हजम में 125 खरब से जायद का इजाफा हुआ, जो 2010-11 में 25 खरब 59 अरब रुपए हुआ। साल 2012-13 में 3 खरब 68 अरब के इजाफे से बजट का कुल तखमीना 34 खरब 78 अरब रुपए तक पहुंच गया। 2013 में नून लीग ने हुकूमत संभाली और साल 2013-14 में 5 खरब 79 अरब के इजाफे के साथ बजट 40 खरब 57 अरब रुपए तक पहुंचा दिया।
2018-19 में नून लीग दौरे हुकूमत का आखिरी बजट पेश किया गया तो बजट का हजम 23 खरब 52 अरब रुपए तक ले गए। पीटीआई ने बजट के हजम में 18 खरब 29 अरब का इजाफा किया और साल 2019-20 में बजट का कुल तखमीना 82 खरब 38 अरब रुपए कर दिया। कोरोना के बायस आलमी मुआशी मुश्किलात में 2 सालों में बजट का हजम कम होकर 80 खरब 35 अरब रुपए तक आ गया। साल 2022-23 में पीडीएम ने हुकूमत संभाली और अपने पहले बजट में तकरीबन 16 खरब रुपए का इजाफा किया और हजम 96 खरब 33 अरब रुपए कर दिया। दूसरे बजट में 48.5 खरब से जायद का इजाफा करके कुल हजम 144 खरब 84 अरब रुपए तक ले गए। और अब इस साल के बजट की बात करते हैं। वफाकी हुकूमत 18,500 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश करेगी। तनख्वाहों की बात की जाए, कहा यह जा रहा है कि 20% तक इजाफे का इम्कान है और IMF के मुतालबे पर जो इजाफी टैक्स है वो लग सकता है। इम्पोर्टेड कार्स की बात करें या मोबाइल फ़ोन्स का जिक्र करें, मज़ीद महंगे हो सकते हैं। डब्बे का दूध हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, ई सिगरेट हो, मज़ीद महंगे होंगे। कॉपीज़, बुक्स, स्टेशनरी, सब की कीमतें ऊपर जाएंगी। चॉकलेट्स, फूड सप्लीमेंट्स, मज़ीद महंगा होने का खदशा है। और फाटा और पाटा से आने वाली जो अशिया उस पर टैक्स लगने का इम्कान है। फिर कुकिंग ऑयल की बात करें, स्टील के सामान का जिक्र करें, सब महंगा हो सकता है। और स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों के लिए जुर्माने मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। बैंक से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर मज़ीद टैक्स लग सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रा भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। जो कुछ बयानात सामने आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं, कुछ डिस्कशंस हो रही होती हैं, तो उसकी बिना पर हम एक एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। सारे इम्कानात जो है एग्जैक्टली क्या होगा वो आज शाम में पता लग जाएगा। लेकिन कुछ खबरें अच्छी पता लग जाएगा नहीं, आपके लग पता जाएगा, वाकई लग पता जाएगा। खबरें कुछ अच्छी जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। अच्छा, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं आज, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ डोमेन्स की, अभी ज़रा हम ताजिर बिरादरी का जिक्र करते हैं। क्या ताजिर बिरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं हुकूमत से, मईशत से, वो दूर किए जा रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? चूँकि नॉर्मली ये होता है कि ताजिर बिरादरी को भी ऑनबोर्ड किया जाता है कि अच्छा हम इस डोमेन में टैक्स लगाने लगे हैं, हम यहाँ ये करने लगे हैं, हम ये करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो आपने आज हमने शुरू में कहानी सुनाई थी ना, आज हमने शुरू में कहानी सुनाई थी कि पूछा जरूर जाता है, फिर मर्जी की जाती है, लेकिन इस बार मामला और खराब हुआ है। अच्छा, इस मर्तबा क्या हुआ है? मुशावरत ही सुना नहीं हुई है, पूछा ही नहीं गया, डिस्कशन ही नहीं हुई, उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं ये समझा ही नहीं गया। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। ताजिर इत्तेहाद यूनियन इस्लामाबाद के सदर काशिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या वाकई बिल्कुल मुशावरत नहीं हुई ताजिर बिरादरी की हुकूमत से, फाइनेंस डिवीजन से, वज़ीर ख़जाना से कोई मुलाकात नहीं? इतने मसरूफ़ हैं हुकूमत। देखिए शोएब भाई, मामला ये है कि बजट के हवाले से माजी के अंदर तो तजावीज़ ली जाती थी, बिल्कुल ली जाती, अगरचे उन तजावीज़ को रद्दी की टोकरी में माजी में भी लेकिन एटलीस्ट पूछा, लेकिन कम अज़ कम तजावीज़ ली जाती थी, कुछ डिस्कशंस होती थी, कुछ रिजर्वेशंस हमारी पूछी जाती थी। लेकिन ये जो हमारे वज़ीर ख़जाना आए हैं, इनके पास शायद इतना टाइम ही नहीं कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें। सनतकारों के लिए, ताजर तंजीमों के लिए, चैम्बर्स के लिए ये वाहिद बजट है जिसके अंदर कोई मुशावरत नहीं की गई, कोई इनपुट नहीं ली गई। अगरचे हमने अपनी तजावीज़ FBR को भी और वजारत ख़जाना को भी भेजी, लेकिन मौसूफ वज़ीर ख़जाना चूँकि पाकिस्तान के लिए पिछले IMF के पैकेज और फिर अगले IMF के पैकेज और फिर अपनी ही मसरूफियात में मसरूफ़ थे, तो इसलिए जिन्होंने सनत और तिजारत का पहिया चलाना है इस मुल्क के अंदर, उनसे कोई बात नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि जब स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की जाती तो फिर जो चीज़ें पेश की जाती हैं वो ज़मीन पर अमल दरामद उनके ऊपर मुमकिन नहीं होता। इसलिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के जब फ़ैसले नहीं किए जाते, पॉलिसियाँ नहीं बनाई जाती, तो अल्टीमेट उसके नतीजे में ना तो रेवेन्यू अहदाफ पूरे होते हैं, ना ही मईशत का पहिया चल सकता है। मुल्क को वैसे इस स्टेज पर तो ला चुके हैं कि अब जाहिर है IMF की मर्जी के बगैर तो वो पूरा बजट ही उन्होंने डिफाइन करना है कि क्या क्या होना है, किस इंडस्ट्री में आम इंसान ने किस तरह रहना है, उसकी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो आपसे, मुझसे, किसी और से पूछ के क्या ही हो जाना। अच्छा, मैं वैसे इस पर एक बात कहूँ कि देखिए ये बात दुरुस्त है कि IMF हमें डिक्टेट करता है, IMF के बगैर हम फैसले नहीं कर पाते, इसलिए कि मैं तो इस बात पे भी हैरान होता हूँ कि एक एटमी पाकिस्तान, 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान
और वसाइल से माला माल पाकिस्तान भी, दरियाओं का पाकिस्तान, मादनियात का पाकिस्तान, पहाड़ों का पाकिस्तान, सरसब्ज़ शादाब ज़मीन का पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो कर्ज देने वाला पाकिस्तान है, कर्ज लेने वाला नहीं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है कि आज हम कशकोल लिए लिए दुनिया के अंदर फिरते हैं और फिर ज़ाहिर है जिनसे हम भीख मांगते हैं वो अपने पॉलिसियाँ भी देते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं करना चाहूँगा, IMF हमें कहीं पे नहीं कहता कि गरीब पे टैक्स लगाओ, IMF कहीं पे ये नहीं कहता कि लोगों की रोजी रोटी बंद कर दो। IMF बेसिकली हमें मालियाती डिसिप्लिन का मुतालबा करता है। जो पैसा हमें देता है उस पैसे की रिकवरी के लिए वो कुछ शराइत हमें देता है। अब ये हमारे हुक्मरानों का काम है कि वो IMF की उन शराइत को इस अंदाज से कौम के सामने पेश करते हैं कि IMF ने कह दिया बिजली की बेसिक कीमत में 7 रुपये यूनिट इजाफा किया जाए, IMF ने कहा है जी कि पेट्रोलियम लेवी के अंदर 20 रुपये इजाफा किया जाए, IMF ने ये कह दिया और IMF ने वो कह दिया। IMF कहीं ये तो नहीं हमारे हुक्मरान बताते कि IMF ये मुतालबा नहीं कर रहा है कि मुफ्त बिजली बंद कर दी जाए, मुफ्त गैस बंद कर दी जाए, VIP कल्चर बंद कर दिया जाए, ये वज़रा के साथ 40-40 गाड़ियों के स्क्वाड बंद कर दिए जाएँ, ये जो पुरतयश ज़िंदगी है इसका ख़ात्मा कर दिया जाए, ये जो हुक्मरानों के अल्ले तल्ले हैं इनका ख़ात्मा कर दिया जाए, ये नहीं बताते। मसला ये है कि IMF हमें मालियाती डिसिप्लिन का तकाजा करते हैं और अपने दिए गए पैसों को की वापसी के लिए वो ये कहता है इतना टैक्स इकट्ठा करें, रोड मैप देता है। अब हमारे हुक्मरान उस रोड मैप का कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं और बजाय इसके कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, आमदन पर टैक्स लगाया जाए, मुल्क का मालियाती निज़ाम दुरुस्त किया जाए, ये उसका सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देते हैं। ऐसे में आज बजट पेश होने जा रहा है, ताजिर बरादरी की क्या तवक्कुआत है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की? देखिए, तवक्कुआत तो सनतकार हो, ताजर हो या अवाम हो, तवक्को बजट से यही होती है कि इसके अंदर रिलीफ मिलेगा, आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाया जाएगा। और मैं बहैसियत पाकिस्तान के ताजरों का सदर होने के नाते अगर बात करूँ तो हमारी तवक्को ये है कि इस बजट के अंदर बिजली की कीमत कम की जाएगी। इस बजट के अंदर बिजली जो मेरे मुल्क का ताजर और सनतकार 70 से 90 रुपए यूनिट इस वक्त बिजली का बिल दे रहा है, उसके बावजूद मुल्क के अंदर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सामना भी है। इस बजट के अंदर हम ये तवक्को रखते हैं कि IPPs के जो गलत मुआहदे हैं जिसके नतीजे में 2400 अरब रुपए का बोझ इस कौम के ऊपर है, उनका खात्मा किया जाएगा। लेकिन ये होने तो नहीं जा रहा। इस वक्त तक तो जो शुनीद है वो ये है कि बिजली की बुनियादी कीमत में 7 रुपये यूनिट इजाफा किया, ठीक ठाक इजाफा। अच्छा, इससे पहले जो कि आपने बात की कि आपने FBR को भी गालिबन तजावीज़ भेजी थी, क्या तजावीज़ ताजिर बिरादरी ने भेजी थी? देखिए, ताजिर बिरादरी ने तजावीज़ भेजी, इस मुल्क के अंदर 42 किस्म के टैक्सेस हैं और 21 किस्म के इदारों के NOCs के बाद यहाँ कारोबार किया जा सकता है। हमने जो तजावीज़ भेजी और माजी के अंदर भी जो तजावीज़ रही, हमने हमेशा कहा कि टैक्स की बुनियाद को बढ़ाया जाए और टैक्स की शरह को कम किया जाए। जब तक टैक्स की शरह को कम नहीं किया जाएगा तो ये जो टैक्स अवियन है ये ख़त्म नहीं हो सकेगा। और तीसरी बात ये कि ये जो आप बात करें, चूँकि ताजिर बिरादरी को टैक्स में लाने का भी ज़रा हुकूमत का एक मिशन है, चूँकि ताजिर बिरादरी भी टैक्स उस तरह से देते हैं, आपने खुद टैक्स एवेजन का वर्ड यूज़ भी किया है, और आपको लगता है टैक्स एवेजन का जो कल्चर है ख़त्म ऐसे होगा कि जब हम टैक्स की बुनियाद को बेहतर करेंगे, टैक्स की बुनियाद जब बढ़ेगी, हर आदमी जो इस मुल्क के अंदर कमाता है उसको पे आमदन पे टैक्स लिया जाए। और इसके साथ हमने तजवीज़ ये दी कि इनकम टैक्स की शरह और स्लैब्स को दुरुस्त किया जाए। इसी तरीके से जनरल सेल्स टैक्स, जिसके बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर पैदा होने वाला बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके लिए हॉस्पिटल में जो इंतज़ाम किया जाता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है। पैदाइश से लेके मौत के सफ़र तक, जब वो मौत का सफ़ेद कफन पहनता है तो वो भी जनरल सेल्स टैक्स दे के आया होता है। पैदाइश से मौत के सफ़र तक इस मुल्क का हर शहरी टैक्स दे रहा है, लेकिन सवाल ये कि वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है। अब अगर वो टैक्स का पैसा आने वाले बजट के अंदर भी 9700 अरब रुपया सूद और किस्त की अदायगी की मद में जाएगा और फिर 2000 अरब रुपया हमारे मरात याफ्ता तबके और अशराफिया को नवाजने के ऊपर खर्च होगा, और उस टैक्स के पैसे के नतीजे के अंदर मेरे ताजर को, मेरे आम आदमी के बच्चे को ना तालीम मिलेगी,
ना सेहत की सहूलत मुयसर होगी, ना पीने का साफ पानी मिलेगा, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो फिर लोग ये सवाल करते हैं कि हम टैक्स किस लिए दें, क्या इन हुक्मरानों के लिए टैक्स दें? लेकिन टैक्स तो फिर भी देना है ना। देखिए टैक्स उसके बावजूद दे रहे हैं। आप सवालात जरूर उठा सकते हैं कि ये हमारी रिजर्वेशंस हैं, आप इसको जस्टिफाई करें, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमारे ऊपर टैक्स ही ना लगाएं। देखिए टैक्स का जो हदफ जिस दौर में रखा गया, अभी इस बजट के अंदर 12,900 अरब रुपए का हदफ रखने की बात की जा रही है। तो ये 12,900 अरब रुपया तो मैं और इस मुल्क का आम आदमी देगा, डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में। तो टैक्स तो कौम दे रही है। सवाल ये है कि जब तक उस टैक्स का निज़ाम शफाफ नहीं होगा, और जब टैक्स कलेक्शन की हम बात करते हैं तो देखिए जो FBR का इदारा है, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि FBR के इदारे को तो फ्रेंडली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन FBR का इदारा तो करप्शन और ब्लैकमेलिंग की आमाजगाह है। और FBR की रिफॉर्म्स की हर हुक्मरान बात करते हैं। देखिए ये बहुत जेनरिक टर्म होती है, करप्शन या आमाजगाह। देखिए वी डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दैट। है कोई प्रूफ आपके पास FBR से? मैं सिर्फ इस पे एक जुमले के अंदर अगर बात करूँ कि इस मुल्क में कहा जाता है कि स्मगलिंग बंद की जाए। स्मगलिंग 3 रास्तों से होती है, फिजाई, बहरी और खुश्की के रास्ते। ये तीनों रास्ते ना पाकिस्तान के ताजर के कंट्रोल में, ना आवाम के कंट्रोल में। ये तीनों रास्ते किसके कंट्रोल में? ये जो ईरान से पेट्रोल आता है और पाकिस्तान, आदाद शुमार है हुकूमती के, पाकिस्तान की पेट्रोल की 30% से ज़्यादा ज़रूरत उस पेट्रोल से पूरी होती है, जो पेट्रोल वहाँ 20 रुपए लीटर मिलता है। चूंकि पेट्रोल की आपने बात की, मैं सिर्फ एक जुमले में मैं भी ऐड कर दूं, एक लिमिट अलाउड है ना ईरान से पाकिस्तान में पेट्रोल आने की? नहीं अलाउड सर, अलाउड है। देखिए एक लिमिट में ईरान से बलूचिस्तान में पेट्रोल आता है। मसला कहाँ आता है? वो पेट्रोल जब बलूचिस्तान से बाहर आता है। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर उस पेट्रोल को सिस्टमाइज कर दिया जाए, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा दी जाए और वो बाकायदा चैनलाइज होकर, देखिए सर सैंक्शंस का खतरा है। देखिए नहीं, इसके अंदर तो हमें अपने मुल्क की मफाद को देखना है ना। मैं जब मुल्क की मफाद के बात, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर उसमें बुनियादी बात वही है, देखें फिर उसमें सैंक्शंस का खतरा है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो हम उस इशू की तरफ नहीं आते। ये जो स्मगलिंग है, ये तो कस्टम के एहलकारों और रियासती इदारों की मौजूदगी के अंदर होता है। लोग इस्तेमाल, मैं सिर्फ FBR के एक उन्वान की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप टैक्स की बात करते हैं तो ये जो टैक्स चोरी है, ये कौन सिखाता है? ये तो खुद FBR सिखाता है लोगों को। अच्छा सर, चले अगर हम वापस आए ताजिद बरादरी की, आप तजावीज़ की बात भी कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हैं। चले वो कुछ आपने बताया, कोई ख्वाहिशात का आपने इजहार किया एक्सपेक्टेशंस को ख्वाहिशात करना हमारे यहाँ सर मसला ये ना कि हमारे यहाँ उंगली उठाना बड़ा आसान है। मैं कहूँगा वो गलत, आप कहेंगे वो गलत, वो कहेगा वो गलत, वो कहेगा वो गलत, कोई कहेगा मैं गलत। मैं क्या कर रहा हूँ उस पर नहीं आ रहे, आप अपने पे नहीं आ रहे। मैं अपने पे आता हूँ। FBR आप नहीं, मैं अपने पे आता हूँ, पाकिस्तान के ताजरों पे आता हूँ। हम आज भी हुकूमत को ये ऑफर करते हैं और माजी में भी बहुत दफ़ा ऑफर कर चुके हैं कि आप इस FBR के इदारे को बंद कर दीजिए, पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों के साथ बैठिए और बताइए आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं। आप जितना टैक्स चाहते हैं हम उससे दुगना टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी इन नोटिस से, इस करप्शन से, इस ब्लैकमेलिंग से हमारी जान छुड़वा दीजिए और हमारा पैसा कौमी खजाने के अंदर जाए, ऐसा आसान और सादा निज़ाम बना दीजिए। ये शराइत है आपकी, ये कर दीजिए। ये खैर अच्छी बात है कि आप टैक्स देना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हुकूमत अगर कहती है कि इतना टैक्स हमें आपसे लेना है। वैसे आई डोंट नो, हुकूमत एक तखमीना लगा सकती है, अदरवाइज तो जितना आप कमाते हैं वो हुकूमत को ज़ाहिर है जब तक मालूम नहीं होगा वो टैक्स कैसे आप लोगों से कलेक्ट करेंगे। देखिए जब हम कमाते हैं ना तो हम अपना पैसा लगाकर कारोबार करते हैं, हम इस मुल्क के अंदर रोज़गार देते हैं, हम इस मुल्क के अंदर महंगी बिजली, महंगी गैस खरीदते हैं, हम अपने बच्चों को तालीम, सेहत, सिक्योरिटी खुद देते हैं। सब कुछ और ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद हम कौमी खजाने को टैक्स भी देते हैं और 42 किस्म के टैक्स। अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो हुकूमत क्यों कहती है आप टैक्स नहीं देते? टैक्स इवेजन की बात क्यों होती है फिर? ये टैक्स इवेजन तो मैं अगर ये बात कहूँ कि ऐवान इक़्तिदार में अपनी बात करनी है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद अपनी बात करनी है ना, वो नहीं दे रहा टैक्स, दैट कैन नॉट जस्टिफाई कि मैं नहीं दे रहा टैक्स। अगर हम टैक्स नहीं देते तो मुल्क कैसे चल रहा है?
अच्छा, आप देते हैं, ये पूछ? बिल्कुल देते हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है, खुद आज अगर आप देते हैं तो फिर हुकूमत क्यों कह रही है कि टैक्स इवेजन? देखिए, हुकूमत, मैंने जिस तरह ये बात कही कि IMF ये नहीं कहता कि आम आदमी पे टैक्स लगाओ, इसी तरह से हुकूमत अपनी नाअहलियों और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए किसी न किसी तबके के ऊपर मलबा डाल देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, पॉइंट आ गया। ज़रा ये बात है कि हम दूसरे पे मलबा डालते हैं, पर ज़रा हमें अपना काम खुद करना है। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जैसे कि हम इससे ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि आज वफाकी हुकूमत साल 2024 से 25 के लिए 18,900 अरब रुपए के हजम का बजट कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है। और आम अल्फाज में अगर ज़ाहिर है अभी लोग भी देख रहे हैं तो बजट ऑब्वियसली किसी भी मुल्क की सालाना आमदनी और अखराजात का मजमूई होता है, वो डिफ़ाइन करता है उसको। अच्छा, कल वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में कहा कि उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माली साल के अहदाफ और उनके हसूल पर उन्होंने बातचीत भी की और वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम की जानिब से 9 माह की IMF से स्टैंड बाय जो मुआहदा किया गया था उसको अप्रिशिएट भी किया गया, उसको सराहा गया। बिल्कुल, और टैक्स वसूली में 30% नमू, करंट अकाउंट खसारे में कमी, रुपए की कदर में बेहतरी, अफराद ज़र में 27% तक कमी, शरह सूद में कमी, ज़राई पैदावार में खातिर खा इजाफा, लेकिन इन्वेस्टमेंट टू GDP 50 साल में कम तरीन सतह पर आना, सनदी शोबे के नमू में गिरावट, SOPs का बोझ, गर्दिशी कर्जा उसमें हम देखते हैं इजाफा, तवानाई के शोबे में कैपेसिटी पेमेंट्स और महंगी बिजली का जिक्र उन्होंने किया। अब ऐसे में ये तौजी पेश की गई कि बिजली ज़्यादा खर्च करने की सूरत में कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ कम हो सकता है। बजट पेश करते वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा, जबकि इदाद-ओ-शुमार का जिक्र कम ही देखने को मिलता है। अब बजट से मुतालिक माहिराना राय हम आज लेंगे, इस पर हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब हम बजट की बात कर रहे हैं और हमें इदाद-ओ-शुमार की बात करें, ज़रा सबको पता है बड़ा गुड़क धंधा होता है, और एक बुनियादी सवाल ये होता है कि क्या आवाम को रिलीफ मिल सकता है, क्या ऐसी कोई गुंजाइश है, एक मुनासिब बजट क्या हो सकता है, किन डोमेन्स में बेहतरी की गुंजाइश थी जो कि हुकूमत पास ऑन कर सकती है? अपनी राय दीजिएगा इस पर सबसे पहले। जी बहुत शुक्रिया। ये वाला बजट जो है ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक किस्म का प्रायर एक्शन है हमारे अगले IMF प्रोग्राम के लिए। और जैसा कि कल वज़ीर ख़जाना ने बड़ा कैंडिडेट बताया कि IMF के अलावा हमारे पास प्लान भी जो है वो मौजूद नहीं है। अब IMF हमसे क्या चाह रहा है? IMF हमसे ये चाह रहा है कि हम अपनी आमदनी के मुताबिक अपने अखराजात रखें, या अपने अखराजात कम कर दें या अपनी आमदनी बढ़ा लें। आमदनी बढ़ाने के लिए आपके पास टैक्सेशन है, टैक्स मेयर्स हैं, और टैक्स मेयर्स में जो प्रॉब्लम हुकूमत को फेस हो रहा है, जो आसान तरीका अभी तक FBR के पास टैक्सेस का होता है कि जो लोग कर रहे हैं या तो उन पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए या इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया जाए, क्योंकि वो इकट्ठा करना आसान है GST की शक्ल में या विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में। और आमदनी को जब कम करने, अखराजात को कम करने की बात करेंगे तो वहाँ पे नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ जो है उनका खात्मा करना होगा। लेकिन उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं जैसे मेडिसिन हैं, एग्रीकल्चर इनपुट हैं, सोलर है, उनको सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना रखना होगा। और मेरा ख्याल में हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है एक बैलेंस लेके आने में कि जो हमारी इकॉनमी के लूप होल्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, और ये IMF प्रोग्राम में ही एड्रेस होने थे। ये वो लूप होल्स हैं जो गुज़श्ता 20-25 साल से हमें पता है, हमें मालूम है कि SOEs जो है वो खसारे में जा रही हैं। जो रिटेलर्स हैं या जो रियल एस्टेट है, सर्विसेज सेक्टर है, वो प्रॉपर एग्रीकल्चर है, वो प्रॉपर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब करें। आपने SOEs का जिक्र भी किया, आपने रियल एस्टेट एग्रीकल्चर की बात भी की, आपने लूप होल्स का ज़्यादा जिक्र किया। इतने सालों से लूप होल्स हमारे सामने, आपको लगता है कि हम एड्रेस कर पाएंगे? चूंकि हर बार जब इन लूप होल्स को एड्रेस करने की बात की जाती है एक रेजिस्टेंस सामने से आती है। अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, और आपको IMF का प्रोग्राम अगर नहीं मिलेगा तो खुदा न खास्ता हम दोबारा उसी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे पिछले साल जून-जुलाई में बैठे थे। हमें अगले 3 सालों में हर साल $26 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल अरेंज करने हैं, और ये IMF अम्ब्रेला के बगैर नहीं होगा। IMF हो या ना हो, ये लूप होल्स एड्रेस करने थे। और जैसा कि मैंने कहा, हमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमें जो कि उसी वक्त वॉक करना शुरू करते हैं या अपनी खाने पीने की आदत छोड़ते हैं जब डॉक्टर उनको सख्ती से बता देता है कि या ऑपरेशन थिएटर या फिर ये चीज़ें कर लो। और अब हमारी इकॉनमी उस स्टेज पे है कि अगर ये चीज़ें हम नहीं करते इन लूप होल को एड्रेस, तो फिर शायद यहाँ से वापसी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी।
अच्छा अभी साहब, मैं कल एक प्रोग्राम में देख रही थी, मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कर्जा लेना होता है वो मतलब बड़े से बड़े मुल्क की, आप अमेरिका की भी बात करें तो कर्जे तो हर मुल्क में लिए जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कर्जे लेने में, लेकिन क्या होता है कि आपने जो पैसा लिया होता है कर्ज की सूरत में, आपको उसको चैनलाइज इस तरीके से करना होता है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ सके, आपकी मईशत बढ़ सके। अब ऐसे में हम देख रहे होते हैं कि बैक टू बैक हम IMF प्रोग्राम में जा रहे होते हैं, आपने भी बात की कि ज़ाहिर IMF प्रोग्राम में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या वाकई हम चैनलाइज कर रहे हैं इन कर्जों को, या फिर बस हम कर्जा लेते हैं फिर हम उसको उतारते हैं, बस हम अपना सिस्टम रन कर रहे होते हैं? क्या गुंजाइश इस चीज़ की है कि अब इन चीज़ों पे काम हो रहा है कि दोबारा किसी कर्जे की तरफ ना जाना पड़े, बल्कि हम मईशत को बेहतर करने की बात कर रहे हो? देखिए, पिछले 1 साल से तो हमारी जो मजमूई आमदनी है मुल्क की, वो जो कर्जा हमने पे करना होता है उससे भी कम थी, तो हमें कर्जा आजकल लेना पड़ता है पिछला कर्जा उतारने के लिए। जो कि मैंने कहा कि अगले 2 साल हम मजीद इस IMF प्रोग्राम में रहेंगे, जो कि पिछला जो कर्जा है वो सारा चुकाना है, और उसके साथ फिर हमें देखना है कि हम किस तरीके से जो है वो टेक ऑफ कर सकते हैं। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इस वक्त हमारे पास, वो एग्रीकल्चर है और वो सर्विसेज सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से एनर्जी के टैरिफ हो जाएंगे, जिस तरीके से मार्केट रेट चल रहा है, शायद मैन्युफैक्चरर्स जो है, इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल करेगी, लेकिन एग्रीकल्चर हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है जिसका पोटेंशियल हमें एक्सप्लोर करना है। देखिए, चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही है। चाइना अमेरिका से $100 बिलियन की सिर्फ सोयाबीन जो है वो इंपोर्ट करता है साल की। हम उसके हमसाये में बैठे हैं। क्या हुआ कि पिछले 13 सालों से हम इतना भी नहीं कर सके कि इतनी सोयाबीन ही हम उगा सके कि उसका 10% शेयर ही हमें मिल जाए, जो कि $10 बिलियन मिलता है। तो हमें थोड़ा सा रिप्रायोरिटाइज करना होगा एग्रीकल्चर को, हमें रिप्रायोरिटाइज करना होगा हमारे जो यंगस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, और जो उनकी सॉफ्टवेयर में स्किल्स है उनको मार्केट करने के लिए। तो ये 2 सेक्टर है जो कि इकॉनमी को यकीनन बैक ऑन ट्रैक लेके आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो फिलहाल मरहला दरपेश है वो तो ये है कि जुलाई में क्या हम IMF का प्रोग्राम हासिल कर सकेंगे। पिछले साल के बजट के नंबर सारे चेंज करवा दिए थे IMF ने, उनको नॉन क्रेडिबल डिक्लेयर करके। आपको याद होगा जो बजट स्पीच पेश की गई थी उसमें जो नंबर दिए गए थे, वो जो बजट पास हुआ था उसमें वो नंबर रिवाइज करना पड़े क्योंकि वो नंबर क्रेडिबल नहीं थे। तो हमें बड़ा रियलिस्टिक होके, ये बात बहुत हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हम सिर्फ उसमें एक पैकिंग नहीं कर सकते छुपाने के लिए, हमें बाकी एक तो एक रियलिस्टिक होना पड़ेगा, दूसरा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और भी, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इसमें था कि 84 ऐसे गवर्नमेंट ओन्ड इदारे जिन्होंने मुल्क को 1000 अरब का नुकसान पहुंचाया। अब ऐसे में ये एक फैक्टर है, डू यू थिंक इसको भी डील किया जाएगा और किया जा रहा है? इनको कल मेरे लिए बड़ी हार्टनिंग बात थी जब औरंगजेब साहब ने कहा कि जी कोई जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है वो स्ट्रेटेजिक नहीं होती, स्ट्रेटेजिक जो है वो आपके इनिशिएटिव होते हैं। अदारे जो है अगर वो नुकसान में चल रहे हैं तो उनको रीवैम्प किया जाएगा, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, उनकी प्राइवेटाइजेशन हो, तो ये चीज़ें उनमें चलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि यही अप्रोच इस वक्त हुकूमत की होगी। और गर्दिशी कर्जा ये कम हो जाए, ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर। गर्दिशी कर्जे के लिए मेरी सजेशन हमेशा से यही रही है कि हमें बिजली के टैरिफ को कम करना होगा अगर हम चाहते हैं कि सार्फिन बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर हम चाह रहे हैं कि सार्फिन जो हैं वो वही पैसे जो कि हम IPPs को देते हैं बिजली ना इस्तेमाल करने की, वो अगर बेनिफिट सार्फिन को दे दिया जाए, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो शायद ये गर्दिशी कर्जा थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। जितना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सालाना बजट था पिछले साल, उतने ही हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज थे बिजली के। तो अगर हम उन लॉसेज को प्लग कर सके, और SIFC ने आके ये करने की कोशिश भी की थी केयर टेकर सेटअप में, तो अगर हम उन लॉसेज को कर सके तो इसका मतलब है कि आप पूरा एक बिस्क जो है उसका बजट दुगना कर सकते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पे भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो चाहिए होगी। और चूंकि जी बात इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, आबिद साहब, अगर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बढ़ता है, ऑलरेडी हम टैक्स स्लैब्स में देख रहे हैं इजाफा होता है, ऐसे में इन्वेस्टर तो फिर पाकिस्तान नहीं आएगा, और हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट करे। ये एक बैलेंस रखना होगा हमें। सोलराइजेशन जो है कि सोलर पावर्स और जो सस्ती बिजली है उसको हम कैसे प्रमोट करें,
और जो इस वक्त हमारी फॉसल फ्यूल पे जो बिजली बन रही है, जिसका हमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देना है, उनको कैसे डील किया जाए। मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि ये अभी जो 5 दिन का चाइना का दौरा था एक हाई लेवल, चाइना जो है वो उसकी एक हमेशा से पॉलिसी होती है कि वो जो किसी मुल्क को जब वो फेवर देना चाह रहा होता तो वो उसके बैंड बाजा नहीं बजाता, वो बड़ा साइलेंटली डील करते हैं, क्योंकि उनकी इस वक्त इन्वेस्टमेंट 180 मुल्कों में है और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा प्रेसिडेंस दे कि बाकी तमाम मुल्क जो है वो भी उसी फेवर की डिमांड करना शुरू कर दे। बट आई एम होपफुल कि जो चाइनीज़ IPPs हैं इनके साथ गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएट कर सकती है गर्दिशी कर्जों का जो टेनर है और उसका जो टेन्योर है उसको बेहतर बनाने की, कि हम इससे थोड़ा सा बाहर निकल सकें। तो ऐसे में जो पिछले कर्जे जाहिर है वो भी तो आपको चुकाने होंगे, तो तभी आपको अगला कोई ट्रस्ट करके अगला कर्जा भी देगा। थोड़ा सा हमें अपनी चीज़ों को भी चैनलाइज तो करने की ज़रूरत है कि हम भी डिपेंड कर रहे हो कि जी हमें सऊदीया सपोर्ट करेगा, हमें जो है चाइना सपोर्ट करेगा, हम अपना सिस्टम अपना स्ट्रक्चर कैसे ठीक करेंगे? अपना स्ट्रक्चर यही है कि हमें बिल्कुल मेरिटोरियस फैसले करने हैं, उसमें कोई भी अफेक्ट होता है जाहिर है कि वो देखे बगैर अगर हम इन चीज़ों को पॉलिटिक्स की नज़र कर देंगे तो फिर हमारी मुईशत जो है इसी तरह से फंसी रहेगी। इस वक्त हमें ज़रूरत इस अमर की है कि ये मुल्क और इसकी इकॉनमी, इसके साथ हम अपनी लॉयल्टी शो करें बजाय इसके क्या मुख्तलिफ सेक्टर्स या कॉन्स्टिट्यूंसीज या अपने वोटर प्रेफरेंस जो है उनको देखें। आबिद साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि इसको आपको सियासी नज़र आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। जो इससे पहले हमने हालात देखे हैं, इस वक्त भी तो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इस हवाले से आज बजट भी पेश हो रहा है। क्या वो किसी तरीके से असरअंदाज होगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आज के बजट पे असरअंदाज होती आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जाहिर है कि अफेक्ट करती है इकॉनमी पे, आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग है। लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि पॉलिटिक्स तभी है ना, अगर ये मुल्क की मुईशत जो है वो ठीक है तो तभी आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तभी इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। तो जो भी इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करे उसको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट, एक दफ़ा इस मुईशत को टेक ऑफ कर लेने दें, उसके बाद आप अपने घर में जितनी मर्जी लड़ाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक कमेंट आबिद साहब टैक्स पे क्विकली कर दीजिएगा। जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, जो टैक्स टारगेट रखा गया है और ऐसे में टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है, लोगों को कायल करना कि आप टैक्स दें, ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है गवर्नमेंट के लिए? ये हर गवर्नमेंट के लिए है, ये पाकिस्तानी के नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी अपनी मर्जी से टैक्स नहीं देता है। लेकिन जो एतमाद होता है टैक्स पेयर में और गवर्नमेंट में, उस एतमाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मुझे पता है कि मेरे टैक्स के पैसे जो हैं वो मेरे बच्चों की स्कूलिंग के या मेरी सेहत के लिए हॉस्पिटल में या ट्रांसपोर्ट में लग रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि मैं टैक्स ना दूं। और यही वजह है कि इस तरह के जो टैक्सेस हैं उनको डिवॉल्व किया जाता है लोकल लेवल पे, कि आप प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी टैक्सेशन ज़्यादा हो, फेडरल गवर्नमेंट की कम हो। लोकल टैक्सेस लोकल जगह पे लगते हैं और आपको पता होता है कि ये मेरे ज़िले में लग रहे हैं, तो मेरे जिले में सड़कें बन रही हैं, मेरे जिले में स्कूल आपको नजर आता है काम होता है तो फिर आप टैक्स देते हैं। बात है कि आप डंडे के जोर पे या सिमें बंद करके आप कब तक ही टैक्स वसूल कर सकते हैं? जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग खुद टैक्स दें कि ये जो टैक्स है इसका पैसा हमारे बच्चों पे, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की मईशत पे एक अच्छा असर डालेगा। आप इसका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बजट की तैयारी मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस की वसूली से ही मुमकिन होती है और पाकिस्तान में FBR टैक्स इकट्ठा करता है। इन टैक्सेस में इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स और FED सर फहरिस्त होते हैं। IMF समेत तमाम मालियाती जो इदारे हैं वो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटलाइजेशन पर वो जोर देते हैं, ताकि टैक्सेस की वसूली जो है उसका पूरा जो निज़ाम है उसको साफ और शफाफ बना सके, ताकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको ख़त्म किया जा सके और लोग खुद से अपनी मर्जी से टैक्स देने के लिए आगे बढ़े, ना कि ये कि उसके बाद हमें बहुत सारी कोई चीज़ें अप्लाई करनी पड़े, सिम्स बंद करनी पड़े या डंडे के जोर पे उनसे टैक्स वसूल किया जाए। अब मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं ताकि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। और टैक्स के जब इदारों की हम बात करते हैं उनको पुलिस मैन के रोल से हटकर सर्विस प्रोवाइडर या फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहिए। और एक अहम बात यह है कि जिस निज़ाम को ऑटोमेशन पर लाकर अगर टैक्स दहिंदगान के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ तो और हुकूमतें जो हैं वो FBR के असर नौ तश्कील में ताहाल अगर हम देखें चूँकि नाकाम हुई हैं,
तो फिर ये सवाल होता है कि क्या हर काम IMF की हिदायत पर करना होगा और क्या ये लाजमी है? देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और जब मौजूदा हुकूमत की हम बात करें तो जिस तरह FBR की रीस्ट्रक्चरिंग में संजीदगी उनकी है, उस पर सवाल भी उठता है कितना संजीदा है। बात करना तो आसान होता है, करना ज़रा मुश्किल होता है। जब हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, इस निज़ाम की बात करते हैं, इस पॉलिसी, इस अप्रोच की बात करते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर टैक्स उमूर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पॉलिसी रिसर्च मार्केट इकोनॉमी, डॉक्टर अली सलमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, टैक्स एक बड़ा ऐसा मौजू है क्योंकि हर बंदा ये बात भी कर रहा था कि हम टैक्स जो देते हैं हमें लगता है कि हमारे पे खर्च नहीं हो रहा, वो निज़ाम ठीक नहीं है। जो अप्रोच है गवर्नमेंट की इन रिगार्ड्स टू टैक्स, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस अप्रोच में मसाइल क्या हैं। गवर्नमेंट हिस्टोरिकली, ये आज की हुकूमत नहीं है, हमेशा से हमने देखा है कि हुकूमत एक अप्रोच में बहुत ज़्यादा टैक्स की पॉलिसी में इम्तियाज़ बरतती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप एग्रीकल्चर से टैक्स नहीं लेते हैं, सर्विसेज से नहीं लेते हैं, इंडस्ट्री से लेते हैं। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा छूट देते हैं टैक्स में, हम एग्जम्पशंस देते हैं और उसको देते हैं जिसको नहीं देनी चाहिए, और उसको देते हैं जिसको नहीं देनी चाहिए। और इसके अलावा हम यूजली टैक्स रेट को बहुत हाई रखते हैं। इनकम टैक्स बहुत हाई है, जनरल सेल्स टैक्स का रेट बहुत हाई है, हमारे टैरिफ और जो एडिशनल ड्यूटीज़ हैं उनका भी रेट बहुत हाई है। और इसके साथ साथ हम देखें कि हम डिस्टॉर्शन करते हैं, यानी कि हम बजाय कि एक क्लियर टैक्स लगाने के, हम टैक्सों के साथ दूसरे चीज़ों को शामिल कर देते हैं। और इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि हम हर साल और टैक्स की पॉलिसी को बदल देते हैं। अच्छा, एड हॉक मेजर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप चूंकि बिजनेस प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, आप बिजनेस 10-20 साल के लिए प्लान करते हैं। क्या पता है हर साल चेंज हो जाएगी पॉलिसी? जब हर साल पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो स्टेबल नहीं रहेगी, तो फिर आपके लिए बिजनेस की प्लानिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये 4-5 बड़े मसाइल हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। और सर सॉरी, मैं अपनी बात यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँ, अगर गवर्नमेंट 5 साल की हो, जिन्हें चलाने वाले भी एक ही हैं, फिर भी पॉलिसी चेंज होती है हर साल? जी, फिर भी पॉलिसी चेंज होती है, क्योंकि हमें देखें ना, पॉलिसी को जो ड्राइव कर रहा है इस वक्त कोई पॉलिसी नहीं है। टैक्स पॉलिसी इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। जी, कोई टैक्स पॉलिसी नहीं है, सिर्फ टैक्स टारगेट्स हैं, रेवेन्यू टारगेट्स हैं। पॉलिसी नहीं है जी, टैक्स पॉलिसी पाकिस्तान में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। सिर्फ हम ये कहते हैं कि जी हमने इस साल 12 खरब इकट्ठा करना है, अगले साल 15 खरब इकट्ठा करना है, और उस रेवेन्यू को टारगेट हम दे देते हैं FBR को। ठीक है, और करना कैसे है या पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। तो वो कभी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट लगा रहे हैं, लगाते हैं। जहाँ से जो काबू आएगा वो टैक्स लगा। यानी गरीब आएगा, कमजोर आएगा, जो काबू आएगा, जिसकी जरा कमर थोड़ी सी कमजोर है, नहीं लगाना टैक्स। तो फिर आपने गरीब और अमीर की मुझे लगता है तमीज़ भी बाकी नहीं रही है। बस जो अभी जिस तरह इंपोर्टर्स हैं, अब जाहिर है वो बिजनेस के उसके ऊपर आते हैं, लेकिन हमारा 45% जो टैक्सेस है वो हम इंपोर्टर से इकट्ठा कर लेते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया में ये एवरेज 5% के करीब है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इट्स बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से हमारी जो टैक्स अप्रोच है, ये टैक्स पॉलिसी है, वो एक्सट्रीमली फ्लॉड पॉलिसी है और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। सर, होना क्या चाहिए अभी अगर बताएं, किन इदारों पर, किन अगर इंडिविजुअल्स की बात की जाए, कम्युनिटीज़ की बात की जाए, कहाँ पर टैक्स लगाने की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत? और मैं इसमें थोड़ी सी बात बस ऐड कर दूं, क्योंकि ये टैक्स रिफॉर्म कमीशन पाइड और प्राइम ने मिलकर बनाया। प्राइम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और ये आप लोगों की तरफ से कुछ प्रपोजल्स दिए गए हैं। परसों आप लोगों ने ये प्रेस में इसको रिलीज किया है। थोड़ा सा बताएंगे इसमें, जो सबीन का सवाल भी अगर इसमें एड्रेस होता है कि प्रपोजल्स क्या हैं उससे मुताल्लिक। अगर मैं आपके सामने जो मैंने आपको मसाइल सामने रखे हैं, अगर आप उन्हीं के एंगल से देखें, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। ठीक है, पहला प्रिंसिपल, यानी आप जो भी रिगार्डलेस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, आप इनकम सर्विसेज से ले रहे हैं, जॉब से ले रहे हैं, इंडस्ट्री से ले रहे हैं, एग्रीकल्चर से ले रहे हैं, रियल एस्टेट से ले रहे हैं, आप इनकम अर्न कर रहे हैं, आप एक सिंगल रेट हर एक से ले लें। इस वक्त ऐसा नहीं है। इस वक्त हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्लैब्स रखे हुए हैं, मुख्तलिफ एग्जाम्शंस रखी हुई हैं, तो उसको ख़त्म करें। दूसरा ये कि एग्जाम्शंस को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें या मिनिमाइज़ कर दें जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर के लिए हम छूट दे देते हैं कि अगर वो इंपोर्ट करना चाहें या इनकम टैक्स में कुछ हम उनको छूट देते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप ब्रॉड बेस रखें। और यही हमारी उसके अंदर पॉलिसी है कि जैसे आप जनरल सेल्स टैक्स को ले लें, तो इस वक्त उसमें बहुत सारे एग्जाम्शंस हैं। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, गवर्नमेंट ने खुद बताया कि तकरीबन 4 खरब रुपए की हमने टैक्स एग्जाम्शंस दी हैं। तो अगर आप देखें 10 अरब या 10 खरब रुपया इकट्ठा करें और उसमें से आप 3-4 खरब रुपए के एग्जाम्शंस दे दें, तो फिर ये मामला कैसे आगे चलेंगे। सो हम ये कह रहे हैं ब्रॉड बेस हो। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हाई रेट से हम लो रेट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आपका जो जनरल सेल्स टैक्स है 18% के ऊपर, इसको खुदारा वापस लेके आएँ। दुनिया में ये कोई रिवायत नहीं है कि आप इतना हाई के ऊपर चार्ज क्यों नहीं लाते? सिर्फ टारगेट अचीव नहीं होगा। टारगेट क्योंकि हम एनफोर्समेंट वीक है। तो हम तो ये इसमें प्रपोज किया है पाइड प्राइम टैक्स रिफॉर्म कमीशन ने कि इसको 10% पे लाना चाहिए। अच्छा। 18% से हम 10% पे ग्रेजुअली, अगले दिन नहीं, एक साल में नहीं आएगा, अगले हमने इसमें 3 से 5 साल का रोड मैप दिया है और इसके अंदर हमने पूरी जो पाइड की जो स्पेशली इकोनॉमिक टीम है उन्होंने इसका एनालिसिस किया है और इसकी एक रेवेन्यू हमने शो किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा इसके अंदर। तो ज़ाहिर है हमने ये देखना है कि आपका रेवेन्यू जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है उसमें से नीचे ना जाए। सही। फिर ये कि जो हमारा इसके अंदर हमने जो कस्टम रिफॉर्म्स हैं, बड़ी इसमें ड्रास्टिक रिफॉर्म्स हमने इसमें इस्लाहात तजवीज़ दी हैं कि आप कस्टम ड्यूटी तो ज़रूर लें, आप इम्पोर्ट करते हैं, आप दुनिया भर में ली जाती हैं, ड्यूटीज़ ली जाती हैं, लेकिन ये कहीं नहीं होता कि आप एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लें, रेगुलेटरी ड्यूटी भी लें, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप इम्पोर्टर से इनकम टैक्स भी एडवांस ले लेते हैं, आप सेल्स टैक्स भी एडवांस ले लेते हैं, उसके बाद वो साल हर साल धक्के खाता है FBR के, जी मुझे रिफ़ंड कर दें। तो ये नहीं होता, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। और ये जिसकी वजह से हमारी हम एंटी ग्रोथ उसके अंदर चले गए, हम एंटी बिजनेस हमारा वो है, पूरी टैक्स का निज़ाम है, तो हम इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और लेकिन हम साथ साथ रेवेन्यू के ऑल्टरनेटिव मेजर्स भी हम बता रहे हैं कि आप कहाँ से रेवेन्यू आपका कैसे होगा ला सकते हैं। जो आपको मैंने बताया कि एग्जम्पशंस ख़त्म करेंगे, टैक्स को रेट को नीचे लेके आएंगे। देखिए लोग जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं और वो इंसेंटिव को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप उनको एक चोरी का रास्ता दिखाएंगे तो वो चोरी करेंगे। हमने उनको एक चोरी का रास्ता दिखाया है और उसका हम कहते हैं नॉन फाइलर रेजीम। हमने पिछले 10 सालों से ये तमाशा लगाया हुआ है कि जी हम फाइलर और नॉन फाइलर कर दें। मतलब ये है कि आप बेशक टैक्स में ना आए, आप नॉन फाइलर रहें, आप हायर लेवल ऑफ ड्यूटीज़ दे दें, हायर लेवल ऑफ सेल्स टैक्स दे दें, आप अनरजिस्टर्ड लें भरे से। तो जाहिर है अगर मैं बिजनेसमैन हूँगा तो मेरी इसमें फलाहिसी में है कि मैं टैक्स रजिस्टर में ना जाऊँ, मैं सिर्फ वो हायर रेट पे कर दूँ। तो हम कह रहे हैं ये ख़त्म करें, जो टैक्स नहीं देता उसको आप लॉ के मुताबिक उसको आप पकड़ें, जो भी उसकी एक कानूनी सज़ा बनती है आप उसको दें, उसको एनफोर्स करें। ओके, ये ना कहें जी नॉन फाइलर है, ये ना करें। ये फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन हमने लॉ में दी हुई है। तो जाहिर है हमारे 30 लाख तकरीबन एटलीस्ट 30 लाख हमारी कमर्शियल कंपनीज हैं पाकिस्तान में एटलीस्ट, उसमें से सिर्फ 1,12,000 कंपनीज हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड। ओके, तो अब देखें ना, हमने हालांकि कितना आसान है, ये फिगर अगर सामने है तो आप कार्रवाई करें। डॉक्यूमेंटेड है, ये बिजली के बिल देते हैं, ये गैस के बिल देते हैं। सबसे पहले आप उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि हम आपका रेट कम करेंगे, आप इसमें सिस्टम में आए, उनको एक कॉन्फिडेंस दें, ट्रस्ट दें। हाँ, बात करें उनसे, उसमें बात करें। ये नहीं कि आपने किसी से पूछा नहीं है, किसी से मशवरा नहीं किया, कोई अपनी तहकीक आपने बता दिया ये होने जा रहा है। और आपने एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम एक ताजिर दोस्त स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। फिर ताजिरों से पूछा है, इकोनॉमिस्ट से पूछा है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई पेपर नहीं है, और नतीजा फेल। उन्होंने कहा कि हम जी बड़ी मुश्किल से पहले 200 हुए थे, अब 20,000 हो गए, और वो भी डर डर के लोग करेंगे, उसमें से निकल जाएंगे। सो हमने लोगों को ट्रैप कर दिया एक ऐसे सिस्टम में जो कि एंटी ग्रोथ भी है और एंटी रेवेन्यू भी है। क्योंकि देखें ना, हम फंसे हुए हैं, हमारे से तो वो रेवेन्यू भी इकट्ठे नहीं होता, मुश्किल से हम टारगेट अचीव करते हैं। और वो इतने हाई इन्फ्लेशन, जब हमारा इन्फ्लेशन इतना रेट रहा हाई रहा, कम हो गया है, एक्नॉलेज, तो उसके साथ रेवेन्यू वो बढ़ जाता है, लेकिन नेट गेन नहीं है। हमारा वो नेट गेन नहीं हो रहा। हमारी तजवीज़ के मुताबिक अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है तो नॉमिनल ग्रोथ के अलावा जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाहात के नतीजे में हम अगले 2-3 सालों में 4 खरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू ले सकते हैं। और ना सिर्फ एक रेवेन्यू ले सकते हैं बल्कि अपनी बेस बढ़ा सकते हैं। हमने इसमें जो एस्टिमेट किया है उसमें कोई 30% के करीब हमारी बेस में इजाफा हो सकता है, which is very good, which is what we need। पाकिस्तान को एक आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है, और हम ये जो 2-3% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये नहीं हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें हर साल 20-30 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है, तो ये कैसे होंगी जब इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये देखें, बड़ा दिलचस्प बात कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है 3% या 2.5%, और टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ रेट है 25%, 30%। गवर्नमेंट की जो ग्रोथ रेट है वो अब देखें कि 20-25% है। तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो इकोनॉमी को लो ग्रोथ है, कोई नहीं, छोटी हो रही है, स्क्वीज हो रही है, एक्सपोर्ट नीचे जा रही है और गवर्नमेंट बढ़ रही है।
ये रिवर्स रिलेशनशिप है। हमें गवर्नमेंट को छोटा करना है, इकोनॉमी को बड़ा करना है। यस, और हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इसके लिए टैक्स इस्लाहात बड़ी बुनियादी और क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। अच्छा, इसमें जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, क्या किसी और मुल्क में भी ऐसा होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस कम और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा? जैसे पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है। जी, कुछ मुल्कों में ये इसके हम प्रेसिडेंट देख सकते हैं। अच्छा। जो मैं नहीं समझता कि ये मसला नहीं है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी आप एक फेयर जनरल सेल्स टैक्स के जरिए इम्प्लीमेंट करें, फॉर एग्जांपल इस वक्त ऐसा नहीं है। हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो हम इंपोर्ट से ले रहे हैं। ठीक है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक लो रेट वैट ले आएँ जो हर कोई दे रहा हो 10% के ऊपर या उससे कम, तो मैं समझता हूँ कि ये रहेगा तो इनडायरेक्ट, लेकिन वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट भी कर देगा, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज भी कर देगा, उसको कॉर्पोरेटाइज भी कर देगा। वो सबके लिए बेहतर होगा। अल्टीमेटली वो आपको हेल्प करेगा आपकी इनकम को डिक्लेयर करने में भी और इनकम को रिपोर्ट करने में भी। सो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर बेहतर होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेशन हमारी रिलेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बहुत अहम बात है कि हमारी जो रेट्स हैं वो नीचे आएँ और रेवेन्यू शेयर ज़्यादा लोग दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त डायरेक्ट टैक्सेशन का कुछ 70% दे रही है। ओके, 70%। ठीक है। जबकि इंडस्ट्री का जो इकोनॉमी या GDP में जो शेयर है वो 20% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इंडस्ट्री अपने जायज़ शेयर से बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे कर रही है, जो और हमने एक बहुत इकोनॉमी के बहुत बड़े चंक को, रियल एस्टेट है, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, उनको हमने बाहर रखा हुआ है। और जो दिलचस्प बात ये कि ना सिर्फ ये कि उनको जब बाहर भी रखा हुआ है, लेकिन उनको साथ साथ हमें कभी कहते हैं कि जी आप ऑल्टरनेट टैक्स दे दें, कभी टर्नओवर टैक्स दे दें, मिनिमम टैक्स दे दें। तो ये जो मैं शुरू में बात की ना कि ये डिस्टॉर्शन है, होता ही है कि हमने क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, हमने रियल एस्टेट को कहा, आज से 3 साल पहले एक स्कीम आई कि जी ठीक है हम आपको टैक्स में लेके आते हैं, आप ऐसा करें डेवलपर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड एरिया के मुताबिक एक टैक्स दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, उसमें तो उनको बहुत फ़ायदा था। लेकिन जो एक बिज़नेस कर रहा है, यानी फ़र्ज़ करें कोई किसी की टेक्सटाइल फैक्ट्री है, तो वो तो इस तरह वो तो अपने फ्लोर या फैक्ट्री के एरिया से टैक्स नहीं देता। हाँ। वो तो इनकम के ऊपर टैक्स देता है। हमने उनको कहा नहीं जी, आप जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ। आपके अलावा तो इकॉनमी चलेगी नहीं, तो आप ऐसा करें, छोड़ें इनकम टैक्स, आप इधर आ जाएं, और जो आप टैक्स दे देंगे बस वही आपकी फाइनल लायबिलिटी हो जाएगी। तो हमने उनको एक रास्ता दिखा दिया। इंटरेस्ट, आई थिंक इंटरेस्ट भी तो थोड़े से होते हैं ना जी, जाहिर है वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त। तो ये बदकिस्मती, मीडिया को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं है जी। चलें इस पर हम बात कर सकते हैं। नहीं, मेरा ऐसा पॉइंट है कि जनरली हम देखते हैं कि वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, PMLN हो, हर पार्टी की जब गवर्नमेंट होती है, ये देखते हैं किसी एक डोमेन में उनका थोड़े से इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे फिर हम टैक्स वाले मामले में छूट देखते हैं। वो फिर चाहे एग्रीकल्चर है, वो चाहे रियल एस्टेट है, वो चाहे फिर हम जी वो देखें ना जी, हम चूँकि इकोनॉमी पॉलिसी कैसे बन रही है, पॉलिसी हम कोई रिसर्च बेसिस के ऊपर नहीं बना रहे। जिस तरह आपको मैंने मिसाल दी ताजिद दोस्त की, ये रिसेंट एग्जांपल है, इससे पहले भी बहुत नंबर एग्जांपल्स हैं, उसके कुछ कोई आप ये एनालिसिस नहीं कर रहे, वो हम इन्फ्लुएंस से बना रहे हैं। उस इन्फ्लुएंस में बिजनेसेस भी हैं, उस इन्फ्लुएंस में हमारे इंटरनेशनल कोई इदारे भी हैं, डोनर्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, जो भी सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, सभी अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर। लेकिन जो हिस्सा नहीं है जिनका इस वक्त पॉलिसी साजी के अंदर, वो हमारी इकोनॉमिस्ट की कम्युनिटी है, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो थिंक टैंक्स हैं, एक ओपन डिबेट का कल्चर मिसिंग है, जिसकी वजह से फिर हम ये बहुत महदूद हो जाती हैं, हमारी चॉइसेस भी महदूद हो जाती हैं और फिर नतीजतन और फिर यही वजह होती है कि देखिए सर, आम लोग भी करप्शन के डर से और इनके इसको छूट दी जा रही है, तो फिर सैलरीड क्लास भी और ओवरऑल भी लोग फिर ये कहते हैं हम क्यों टैक्स दें। जी ऐसा ही है, ये वाली एक चीज़ भी तो फिर क्रिएट होती है ना, एक लैक ऑफ ट्रस्ट बन जाता है ना। जब आपने रास्ता दिखा दिया है कि जी ये फ़लाँ सेक्टर इस तरह का टैक्स दे देगा। अभी खबर आ रही है रिसेंटली, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे के साथ आ रही है, कि जो आज बजट अनाउंस होने जा रहा है, उसमें हमने दोबारा ये कह दिया कि जी हम विद होल्डिंग टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और अब ये देखें, हम विद होल्डिंग टैक्सेस ने हमारे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। 68 to 70% में विद होल्डिंग का मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है वो कुछ ना करे, जो इदारे हैं जो सर्विसेज ले रहे हैं बस वो आप उनके बिहाफ पर कटौती करें और वो जमा करा दें, ठीक है।
तो हमारी 70% जो कलेक्शन है टैक्सेस के वो इस तरह हो गई है। और अब बजट में जो खबरों में आया है वो उसके मुताबिक कि जी आप वही 1-2% बढ़ा देंगे, वहाँ से इकट्ठा करेंगे। सो ये इसका मतलब ये है कि कोई इस्लाहात नहीं होने जा रही, ओके, कोई तब्दीली हमें नहीं नज़र आएगी टैक्स अप्रोच के अंदर, और हम वही शॉर्ट टर्म के अंदर फंसे रहेंगे जो पिछले कई सालों से हम फंसे रहे हैं और इसका उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ और ज़रा हम यही देखते आए हैं। अच्छा, वो जो 5 बड़े शहरों में FBR ने एक स्कीम लॉन्च की, ताजे 2 से स्कीम, और फिर उन्होंने कहा कि आप आएँ इस नेट में, आई थिंक उसमें 200 से भी कम ताजे रजिस्टर्ड हुए। शुरू में जी तकरीबन अपना उनका नंबर बढ़ गया, तकरीबन 20,000 के करीब रिपोर्ट हुआ है। ये स्कीम आप कैसे समझते हैं कि स्कीम बेहतर थी? देखें, ये स्कीम फ्लॉड स्कीम है। इस तरह की बड़ी स्कीमें पहले भी आई हैं, फिक्स टैक्स के नाम के ऊपर स्कीम आई, टर्नओवर टैक्स के ऊपर आई है। होता ये है, देखें, एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, कोई भी जो ताजर है, रिटेलर है, वो ट्रस्ट नहीं करता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो समझता है एक दफ़ा हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये वापसी का रास्ता नहीं होता। एक साल तो शायद हमसे ये 5,000 रुपये ले लेंगे, लेकिन अगले साल हमें ऑडिट के नोटिस आएंगे और वो पूछेंगे जी पिछले 10 सालों में आप जरा इनकम का हिसाब दे दें। तो हमारी प्रपोजल के अंदर एक हमारा ये भी क्लॉज है कि आप ऑडिट को ख़त्म कर दें, फॉरवर्ड लुकिंग आगे की तरफ जाएं। दैट्स नाइस। आप ये जो ना ऑडिट का जो आपने लटकाई हुई है तलवार, वो आप कंप्यूटराइज्ड बैलेट वगैरह के जरिए थोड़े से लिमिटेड एक्सेप्शनल केसेस में करें, दरगुजर करते हैं। आप ऑडिट को अकाउंटेबिलिटी कैसे, ये जो हमने नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी की जो सही ऊपर हो जाएगी, वो फॉरवर्ड लुकिंग है, आप बैकवर्ड नहीं करते जी। आप देखें ना, हमने अकाउंटेबिलिटी करके पिछले 10 सालों में क्या कर दिया, वसूल कैसे करेंगे फिर? मतलब आप ये कह रहे हैं माफ कर दे, छोड़ दे, बस आगे का देखें, आगे के टैक्सेस ट्रस्ट करें। जी मैं यही कह रहा हूँ कि आप उनको सिस्टम में ट्रस्ट करें, उनको लेके आएं, बजाय इसके ज्यादा नुकसान करेंगे ना जी। वो यहाँ से 30-40 लाख जो कारोबार हो रहे हैं वो पाकिस्तान से निकल कर कोई बांग्लादेश या भारत तो नहीं चले जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, यहीं पर कारोबार करेंगे, यहीं जॉब्स क्रिएट करेंगे। अगले कई सालों में उन्होंने हमारे लिए जिन्होंने खाया, जिन्होंने नहीं दिया, उनको माफ कैसे कर दे? कई बार किया है एमनेस्टी स्कीम ला के जी, वो एमनेस्टी स्कीम ला कर किया, अच्छी बात ने आपने की, और वो भी फेल हो गई हैं। तो देखिए, हमने देखिए एमनेस्टी भी गलत है, नहीं होनी चाहिए। एमनेस्टी का मतलब क्या है? एमनेस्टी का मतलब ये काला धन सफेद, आपने जनाब टैक्स चोरी किया पूरी जिंदगी, एक स्कीम आएगी और आप 1% देकर वो कर दें, नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये गलत अप्रोच है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप पीछे चले जाएंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो यही तो लैक ऑफ ट्रस्ट है। जब आप FBR से ये कहते हैं कि FBR को लोग समझते हैं भी अच्छा ये तो हमारे पिछले खाते खोल देंगे, ये जो लाइन है ना जी, पिछले खाते खुल जाएंगे, ये लाइन लोगों को ज़हन में रजिस्टर करने से रोकती है। जब ये खौफ ख़त्म हो जाएगा तो लोग टैक्सेस देंगे। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि हमारे यहाँ जो चूँकि एक सेल्स टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है फेक इनवॉइसेस, जाली इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया है कि कुछ ट्रांजैक्शंस में 700-800 अरब रुपए की फेक इनवॉइसेस पकड़ी गई। एक पूरा कारोबार है जो कि हुकूमत के कुछ यानी ब्लैक शीप्स हैं, उनके ताउन से, और बिजनेस के कुछ सेक्टर्स हैं उनके ताउन से चल रहा है। उसका एक रेट है, सही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अपनी प्रपोजल्स में कि जी आप उस रेट के मुताबिक अपना टैक्स को ले आएँ, ठीक है। वो जो इलीगल आपका वो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग कॉस्ट तो पे कर रहे हैं ना, रिश्वत की भी कॉस्ट है तो वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, जेबों से जा रहा है। बिल्कुल, आप अपने रेट्स को नीचे लेके आएँ, वो लोग, मुझे 100% यकीन है कि वो लोग खुशी होंगे, उनको खुशी होगी कि चलें जी ईमानदारी से भी दे रहे हैं, और दूसरा ये कि रिकॉर्ड में आएगा, उनके बैंक में जाएगा, उनके स्टेटमेंट बेहतर होंगे, उनके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी, और अच्छा वो ग्रो करें। हम ये कहते हैं कि जी बिजनेस को ग्रो ना कर, बल्कि आप ग्रो कर रहे हैं तो आप बल्कि एक और होता है कि सुपर टैक्स लगाते हैं कि देखें खबरदार, आपने अगर 100 मिलियन से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो गया तो प्लीज़ आप खबरदार रहें, हम आपके ऊपर सुपर टैक्स लगाएंगे। तो ये आपने जुर्म किया है, आप क्यों बड़े, आपने क्यों ज्यादा कमाया, आपने क्यों 10 करोड़ कमाए हैं, क्यों 20 करोड़ कमाए, ये हमें नहीं करना। दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। सो वो हम तो खुशी होनी चाहिए कि जी आप 10 करोड़ 100 करोड़ कमाएं, हम हाँ उनको फैसिलिटेट करें, और देखें जो 100 करोड़ कमाएगा, अगर पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में इसका फायदा होगा। एग्जैक्टली, हम कह रहे हैं नहीं जी आपने कमाया ज्यादा, हमने कहा, बल्कि आप फिर हो क्या रहा है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जिनको आप कहते हैं, बदकिस्मती से, और ये अफसोस की बात है कि उनका जो टैक्स रेजिडेंट स्टेटस है उसमें से अक्सर लोग जा चुके हैं, यानी वो फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद होंगे, लेकिन उनका जो टैक्स सारा डर लगता है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई खाता खुल जाएगा। नहीं, वो खोल चुके हैं, वो कहते हैं कि जी आप 50% 60% आपकी इनकम का सरकार ले जाएगी।
तो मैं तो ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहूँगा जो वो निकल जाएगा यहाँ से, अपना कारोबार बाहर ले जाएगा। और ये हमने किया है, ये माजी में ज़रा ये बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। और ज़रा जिन प्रपोजल्स का आप जिक्र करते हैं, आई रियली विश एंड होप कि इन प्रपोजल को सीरियस लिया जाए। 2 इदारों ने मिलकर इस पर काम किया है, ज़रा बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इस पर काम किया और एक पूरा रोड मैप दिया है कैसे पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम को हम बेहतर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर होंगी रुबीना साहिबा, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज चूंकि बात सिर्फ बजट की हो रही है, चूंकि एक ऐसा दिन है जिसमें बजट पेश होना, तो इसलिए हर तरफ डिस्कशन भी बजट से मुताल्लिक ही हो रही होती है। और ऐसे में हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, चूँकि मजीद इस पर हम बात भी करेंगे। एहसन मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ग्रेट टू हैव यू। उनके साथ साथ प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रुबीना अमजद साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप ना सिर्फ इसकी प्रेसिडेंट है बल्कि इसके साथ साथ एक वुमेन एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर कायम करने के मनसूबे पर काम भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया रुबीना साहब, आपने भी ज्वाइन किया। एहसन साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। तो ब्रेक में इनसे सवाल किया कि अच्छा क्या उम्मीद है आपको बजट से, सर जवाब क्या था आपका? मेरा जवाब वही था जो ब्रेक में था कि कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बेसिकली IMF के प्रेशर में बजट बन रहा है और उसके बाद FBR ने को होमवर्क नहीं किया। बेसिकली होमवर्क से मुराद मेरी ये है कि मैडम रुबीना मुझे सेकंड करेंगी कि ग्राउंड रियलिटी पे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको जज किए बगैर आप सिर्फ एग्जिस्टिंग टैक्स नंबर्स को इन्हेंस कर दें तो उसका इम्पैक्ट वही आएगा जैसे अभी प्रेजेंट आप का जो टारगेट है इस माली साल का 9,400 अरब का, उसमें भी मेरे ख्याल में एंड पे 250-300 अरब की शॉर्टफॉल आ जाएगी। तो फिर आप ये 12,970 का जो अभी आप लेकर चल रहे हैं और जिस सर्कमस्टांसेस में इस वक्त पब्लिक है, बिजनेसमैन है, तो मतलब वो आप ये टारगेट कैसे पूरा करेंगे? और मुझे ये समझ नहीं आती, IMF माशाल्लाह 1 मिनट में रिस्पॉन्ड करता है। अभी कुछ अर्सा पहले हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम मोटर बाइक्स वालों को, छोटी गाड़ी वालों को हम पेट्रोल की प्राइस जो है वो थोड़ी सी एडजस्ट करके कम करके दे देंगे। और उसमें 1 मिनट में पाकिस्तान की जो हेड हैं IMF की, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया नहीं हम ये नहीं करने देंगे। तो फिर उनको IMF को ये नजर नहीं आता कि ये जो फाइनेंस डिवीजन है या FBR है, ये जो बजट की प्रिपरेशन कर रहा है, इससे तो सिर्फ एग्जिस्टिंग सैलरीड क्लास या जो बिजनेस कम्युनिटी है जो टैक्स पे कर रही है, सिर्फ वो मुतासर होगा। इस पर रुबीना साहब से कमेंट ले भी लेते हैं। रुबीना साहब, बजट से आपकी तवक्कुआत क्या है? जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, जिस तरह इससे पहले अभी एहसन साहब ने कहा, उससे पहले भी जो हमारे पैनलिस्ट थे वो यही बात कर रहे थे कि नहीं देखा जा रहा ग्राउंड रियलिटीज़ को, नहीं पूछा जा रहा, तजावीज़ नहीं ली जा रही, मुशावरत नहीं की जा रही, बस बजट पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो जी आई एम रियली थैंक्स द प्रेसिडेंट ऑफ फैसलाबाद चैम्बर के टीवी ने इनिशिएटिव लिया कि चैम्बर्स को इन्वॉल्व किया इसमें। और क्योंकि वैसे तो चैम्बर्स को बिल्कुल इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती बल्कि ना होने के बराबर, तो आज वाकई बहुत इम्पोर्टेंट डे है। और जैसा कि अभी हमारे ये एहसन साहब ने और अनुमान बात कर कि इसका वाकई हम अंडर प्रेशर हैं IMF के, और उसमें कोई भी ऐसी हमारे से भी बहुत अच्छे से प्रपोजल्स ली जाती हैं और हर साल ली जाती रही हैं, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे नहीं लगा कि वो उन प्रपोजल्स पे कभी वर्कआउट किया गया हो या कभी वो सामने हमें नजर आई हो कि हमने जो इतना टाइम लगाकर इतनी कॉन्फ्रेंसेस करके एक प्रपोजल्स बनाते हैं और देते हैं कि उनको देखा जाता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो मुतासर है वो आपको पता है कि वो बिजनेसमैन है। और इंडस्ट्री का हाल आप खुद देख रहे हैं कि इतनी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं कि फैसलाबाद में आपको, जैसा कि ये टेक्सटाइल हब है, कि मतलब कि उस वक्त इंसान परेशान हाल है कि बिजनेसमैन जो बाकायदा लिटरली रो रहे हैं, क्योंकि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मुतासर हुई है। और जैसे कि आपने टैक्स की बात की है कि जो ऑलरेडी अच्छे टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स दे रहे हैं, मजीद उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। और मुझे तो इतनी अच्छी मुझे भी इतनी होप नहीं है, लेकिन बहरहाल हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता निकाल देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो चीज हमारे सामने नहीं आ रही कि हमें हो कि टैक्स कोई कम होगा, बल्कि तवक्कुआत यही है कि टैक्स बढ़ेंगे।
और लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी वुमेन कितना हिस्सा है पॉपुलेशन का, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे पूरी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो वुमेन पे जो है डिपेंड करती है। लेकिन टैक्स फियर की वजह से मेरे पास 200 मेंबर्स हैं, लेकिन फैसलाबाद में बहुत सारी लेडीज जो है वो बिजनेस कर रही हैं, लेकिन फियर ऑफ टैक्स की वजह से अपने बिजनेसेस को जो है वो रजिस्टर नहीं करा पाती। बहुत समझाया जाता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कि पहले एक आए थे कहा कि ये एक ऐसी बात है कि उनको एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं टैक्स है कि क्या चीज है। तो ज़ाहिरा अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनको ये बताने की जरूरत है कि इसे डरने की आपको जरूरत है, बट ऑब्वियसली ये जो ट्रस्ट है ये डेवलप करना अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हुकूमत का काम भी है। अच्छा रुबीना साहब, आप लोगों की तरफ से प्रपोजल दिया गया है इस मर्तबा भी? जी बिल्कुल दिए गए हैं, उन्होंने हर साल ही हम देते हैं और इस दफा भी दिया गया है। और इस दफा भी यही कहा गया कि इतने लोग काम करने वाले हैं कि अगर इसको देखा जाएगा, फीमेल्स को थोड़ा फैसिलिटेट करें, कोई टैक्स में उनकी रिडक्शन को थोड़ी सी छूट दे दें, को फर्स्ट 2-3 इयर्स के लिए उनको कुछ टैक्स की शरह कम रखें, तो शायद लेडीज को इंसेंटिव मिले। और आप देखिए कि मुझे इस फील्ड में आए हुए जब हुआ तो जब फैसलाबाद में मैंने रिसर्च किया और डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, तो आप देखें कि अगर इन सबको हम लेकर चलें, गो कि वो ऐसी लेडीज हैं जिनको ये भी नहीं पता कि बिजनेस होता क्या है, लेकिन उसके बावजूद कर रही हैं। लेकिन अगर हम इनको आगे लेकर चलें और इनके ऊपर वर्कआउट करें तो ज़ाहिरा इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ज़ाहिरा आपका एक इनिशिएटिव भी है, उस पर भी ज़रूर है कि इससे पहले एहसन साहब आपसे मैं कमेंट इस पर ज़रूर लेना चाहूँगी कि जिस तरह एक डर बैठ गया है, लोग नहीं टैक्स भी दे रहे होते, अवेयरनेस का फुकदान है एक तरह से, स्पेशली प्रपोजल्स जब दिए जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, और जिस तरह रुबीना साहब कह रही है कि हर साल देते हैं लेकिन उसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई फीडबैक नहीं आता और ना ही वो तजवीज़ जो हैं वो बजट का हिस्सा बनती हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि तमाम लोग जिनका एतराज़ है कि बजट ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मिलकर आवाज़ भी उठा सके? हम ऐसे ही देखते हैं कि हम गिले शिकवे कर रहे होते हैं, वो टीवी पे बैठ के भी, वो ओवरऑल भी, सोशल मीडिया पे भी हमारी बात हो रही होती है, लेकिन एक्चुअली हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे होते हैं फिर? सबीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ FBR के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेके 1000 का फिगर्स है जो उनको बजट प्रपोजल्स आती हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, कि हर बजट प्रपोजल में हमारे पास सिर्फ ये है GST कम कर दें, विद होल्डिंग कम कर दें, FED कम कर दें, कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं होता उनके पास। अच्छा, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं उनको आगे से कहता हूं कि आपने कभी उन प्रपोजल्स के ऊपर कभी लोगों को इनवाइट किया है कि आए आप हमारे साथ बैठ के बात करें? आपने कभी इनिशिएटिव लेने की कोशिश की? और मैं अभी बहन अभी जो बात कर रही थी रुबीना साहिबा, मैं बल्कि इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो लेडीज के लिए काम कर रही हैं, तो क्या फैसलाबाद में ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि जैसे लाहौर LTU में कि आप काम कर लें और उसके बाद FBR में सेटलमेंट हो जाती है? जैसे भी पिछले दिनों काफ़ी एक बहुत बड़ी हुई, पता होगा, जी, बिल्कुल। एयर कंडीशनिंग एक कंपनी थी, उसकी को 8 करोड़ की रिश्वत का मामला था। बिल्कुल। अभी आपने इनसे बजट प्रपोजल का पूछा, हमारी बजट प्रपोजल ऑलरेडी बिजनेस रिकॉर्डर में, एक्सप्रेस न्यूज में फुल पेज पे प्रिंट हुई हैं। सही है। बट FBR के पास टाइम नहीं है, बल्कि मैं एक और चैनल पे बैठा कह रहा था कि FBR वालों को प्रपोजल की जरूरत नहीं होती, उनको ऊपर से वही नाजल होती है कि हमने सैलरीड क्लास पे इतना टैक्स लगाना है, हमने बिजनेस कम्युनिटी पे इतना लगाना है। वो आसान इस वजह से लगता है शुएब कि रुबीना साहब कुछ ऐड भी करना चाहिए। जी रुबीना साहब, जैसे भाई पूछ रहे हैं कि आप हमेशा शायद यही कहते हैं कि टैक्स की शरह कम कर दी जाए या कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा हमने अपने फीमेल्स के या वुमेन के हेल्थ के लिए और उनके बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स को नुमाया किया। इस दफा भी हमने हाईलाइट करके बहुत भेजा कि जिसमें हम समझते हैं कि अगर इन फीमेल्स को चलना है तो इनकी हेल्थ बहुत जरूरी होनी चाहिए, सेंटर्स और इस तरह बेतहाशा चीजें हमने हाईलाइट की थी। और लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है रुबीना साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा जो बात आप करें, जो मैं समझ पाया हूँ कि ज़रा आप बजट में से मुताल्लिक़ तजावीज़ जब हम बात करते हैं तो आपके
ऐसा नहीं कहा कि टैक्स कम करें। आई थिंक जो आपकी बात थी कि वो तो FPR वालों का मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि तजवीज़ ऐसी आती हैं, उनका पॉइंट। लेकिन आपने जो बात अपने प्रपोजल की भी, क्योंकि इससे पहले भी जो हम बात करते हैं कि प्रपोजल दी जाते हैं इदारों की तरफ से, आपने खुद कहा कि बहुत जगह प्रिंट भी हुआ, अगर कुछ प्रपोजल आप इस वक्त शेयर कर सकें, ये प्रपोजल आप लोगों की तरफ से है कि ये होना चाहिए बजट? मतलब लाइक जैसे हमने रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कहा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो इमीडिएटली गवर्नमेंट को रिलीफ दे सकता है कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकती है, बट आप उसके ऊपर काम करने को तैयार नहीं है। आप रियल एस्टेट सेक्टर को नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर कहते हैं, आप कहते हैं ब्लैक मनी पार्क होती है, आपकी आंखों पे पट्टी पड़ जाती है जब लोग चीनी में, डॉलर में, गंदम में, सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जबकि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट जो भी वट एवर FBR या DC रेट की अमाउंट है वो बैंकिंग चैनल से पे होती है, तो कुछ तो अमाउंट रजिस्टर होती है। ठीक है, बट आपने टारगेट करना होता है एक सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर ब्लैक मनी पार्क होती है। आप डॉलर परचेज करें, गंदम परचेज करें। अभी जैसे मैंने 4-5 दिन पहले भी कहा था, वो दोबारा एक नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। अब चीनी एक्सपोर्ट होने लगी है और इंशाल्लाह ताला और 2 महीने बाद पता लगेगा शॉर्ट हो गई है और फिर कहेंगे और दोबारा अब इंपोर्ट करनी है, जैसे गंदम में हमने किया था। तो मेरी तो आपके चैनल से तवज्जुह है, प्लीज इसको जरा हाईलाइट रखें और इस चीज को आप टाइम डेट के साथ रखें कि हम लोगों ने पहले कहा था कि प्लीज आप अपने रिकॉर्ड चेक करें। डाटा तो आपने गवर्नमेंट ने शेयर करना ही नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और इस वक्त अवेलेबल कितनी है, क्योंकि शुगर में भी कार्टलाइजेशन है। बिल्कुल, और जब तक हम इन लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ये मसले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। वक्त पर मुख्तसर साहब बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। रवीना साहब शुक्रिया, साथ मौजूद थी। वक्त मुख्तसर इसलिए मजीद बात कर नहीं पाया। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ एक ऐसे काबिल फ़ख्र नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनकर एक नई तारीख रकम की है और नौजवानों के लिए एक बड़ी मिसाल कायम की है। बलूचिस्तान का पसमानदा ज़िला किला अब्दुल्ला, यहाँ से इनका ताल्लुक है। इसरार काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर बनने वाले तीसरे पाकिस्तानी और बलूचिस्तान के पहले स्टूडेंट हैं। इनसे कबल ये एजाज़ पहली मरतबा साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हासिल किया था और उनके बाद APS पेशावर हमले के सर्वाइवर अहमद नवाज इस ओहदे तक पहुंचे थे। इसरार काकड़ ने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। इसरार बहुत ने ज्वाइन किया, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। चले, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर कांग्रेचुलेटिंग मी। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा इसरार, कि ज़ाहिर है आपका एक सफ़र मैं ज़रूर पूछूंगा, बलूचिस्तान से फिर ज़ाहिर है वहाँ तक पहुँचना, ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनना, थोड़ा सा इस जर्नी से मुतालिक बताइएगा। जी देखिए, मैंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया है किला अब्दुल्ला गुलिस्तान, जो मेरा गाँव है बिल्कुल पाक अफगान बॉर्डर पे। वहाँ पे टाट स्कूल से ही मैंने स्टार्ट किया है। फिर वहाँ पे मेरे बड़े भाई की मेहनत से, उन्हीं की जदोजहद से आगे जाके कोयटा थोड़ी एजुकेशन ली। उधर से फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे मैं बोर्डिंग स्कूल गया एबटाबाद, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर गया। उसके बाद फिर मुझे US स्टेट डिपार्टमेंट की एक स्कॉलरशिप मिली जहाँ पे मैं US गया 1 साल एक्सचेंज प्रोग्राम पे। आफ्टर फिनिशिंग दैट मैंने लॉ की LLB ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन स्कॉटलैंड से, और उनके साथ ही फिर अंडरग्रेड के बाद मैंने बार लॉ किया फुली फंडेड लिंकन की स्कॉलरशिप पर। और उसके बाद फिर मैंने PhD में मुझे एडमिशन मिली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, जहाँ पे अभी भी मेरी PhD। अच्छा सर, अब जरा लोगों को ये भी बताएं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की सिग्निफिकेंस क्या है और क्या प्रैक्टिसेस होती हैं इस यूनियन की? देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनियन दुनिया की सबसे एक अजीम और कदीम डिबेटिंग सोसाइटी है, जिसकी जो 1823 में इस्टेब्लिश हुई। इसके 2 ही पर्पस है। जब ये बनी भी थी तो द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, जो प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन थे, जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, उनके दोस्तों ने बनाई थी एक ही उसको फरोग देने के लिए, फ्री स्पीच को फरोग देने के लिए। 1823 से लेके आज तक इसका एक बड़ी अहमियत रही है फ्री स्पीच को फरोग देने में। ऑक्सफोर्ड यूनियन में यहाँ पे बरतानिया की मलका से लेके प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन से लेके मदर टेरेसा से लेके यू नेम एनी बिग स्पीकर, हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे तकरीर देने, स्पीचेस देने आए होंगे। तो हर साल यहाँ पे हम लोग बुलाते हैं पूरी दुनिया से वर्ल्ड लीडर्स को कि वो यहाँ पे आए, इंगेज जो है डिफरेंट डिस्कशंस पे, डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिफरेंट डिबेट्स में।
तो इस पे साथ ही बड़ी एक अहमियत वाली बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो इंगेजमेंट होती है वो यहाँ की बड़ी हमेशा रही है एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास की। ब्रिटिश पॉलिटिशियन या ब्रिटिश जो इस्टेब्लिशमेंट है तकरीबन 14 आउट ऑफ द 17 प्राइम मिनिस्टर्स जो बरतानिया के वो इन वन और अनदर कैपेसिटी में ऑक्सफोर्ड यूनियन का हिस्सा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बोरिस जॉनसन ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मैकमिलन ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन रहे हैं, इसके साथ ही और ही प्राइम मिनिस्टर जिस तरह थेरेसा मे, डेविड कैमरन, ऋषि सुनक, वन वे और द अदर वे उनकी इन्वॉल्वमेंट ऑक्सफोर्ड यूनियन में हुई। तो यहाँ भी इनकी ट्रेनिंग होती है और ये आगे जाके ब्रिटिश पॉलिटिक्स में इंगेज हो जाते हैं। तो साथ ही पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल है कि बेनज़ीर भुट्टो जब यहाँ पे अपनी एजुकेशन हासिल कर रही थी तो वो भी ऑक्सफोर्ड यूनियन का हिस्सा रही और प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद अहमद नवाज, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका मिला है कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बनूं, पहले ही जो पूरे पाकिस्तान में तीसरा बंदा। और बेशक ज़ाहिर बड़े एजाज़ की बात है आपके लिए। वैसे में आई एम श्योर कि जो पजीराई आपको मिल रही है आप उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएं भी, वो चाहे सोशल मीडिया पर हो, वो चाहे फिर आपके घर वालों की तरफ से हो, आपके दोस्तों की तरफ से हो, और ऐसे मौके पर तो बहुत से ऐसे लोग भी कांटेक्ट करते हैं जिनसे कई सालों आपकी बात नहीं हुई होती, थोड़ा सा वो शेयर करें। नहीं, देखिए बड़ी खुशी की बात है मेरे ख़ानदान के लिए, पूरे बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मेरी जर्नी मैं एक मिडिल इनकम क्लास फैमिली से आता हूँ। आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली, और वहाँ से मेरी जर्नी फिर यहाँ तक पहुँचना, मैंने कभी यह तस्वुर नहीं किया था कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन का हिस्सा बनूंगा एंड फिर जाके प्रेसिडेंट बनूंगा। यहाँ तक ज़रूर मैंने तस्वुर किया था जब मैं आई यूज्ड टू वॉच ऑन द यूट्यूब ऑक्सफोर्ड यूनियन के डिबेट्स होते थे, मैं यूट्यूब पे देखता रहता था। मेरी हसन की एक डिबेट होती थी इस्लाम पर, तो इट ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, और हमेशा मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं यहाँ पे तकरीर ज़रूर दूँ, लेकिन ये कभी भी मैंने इसका तस्वुर नहीं किया था कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बनूंगा। तो जिस दिन मुझे आज ये मौका मिला, और वो भी काफ़ी जद्दोजहद, 3 साल की मेहनत, काफ़ी सियासत करने के बाद, अपने जो अपोजिशन को हराने के बाद आज जब मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंट बना हूँ तो बिल्कुल घर वाले बड़े खुश, बल्कि मेरा गाँव भी काफ़ी पसमानदा किलाबला एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, उसको वो भी थोड़े स्पॉटलाइट में आ गया, वहाँ के लोग स्पॉटलाइट में आए जो बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ बलूचिस्तान स्पॉटलाइट में आया है, और बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। स्टार, ये आपका एक ख्वाब था और वो ख्वाब जाहिर है हकीकत में अब बदल चुका है, तो ज़ाहिर अब यकीन भी आपको आ चुका है और ज़ाहिर मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ अब जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ गई है। अब आगे क्या गोल सेट किए, क्या करना चाहते हैं एज अ ऑक्सफोर्ड यूनियन प्रेसिडेंट? देखिए, एज अ ऑक्सफोर्ड यूनियन प्रेसिडेंट आई हैव द कैपेसिटी अगले 9 महीनों में कि मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ और इस तरह के स्पीकर्स के साथ इंगेज हो जाऊँ, जो सो आई कैन हाईलाइट सम द इश्यूज जो नॉट ओनली पाकिस्तान बट ग्लोबली रेलेवेंट इश्यूज। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं पूरी दुनिया से हेड्स ऑफ स्टेट्स बुलाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, to engage on some of the most fundamental issues the world is facing now. उम्मीद है मेरी कि मैं फ़लस्तीन के इशू पे ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह बात करूंगा। मैं पाकिस्तान के हेड्स ऑफ स्टेट का मेरा इरादा है कि उनको इनवाइट करके कुछ पाकिस्तान के इश्यूज को हाईलाइट करें। तो आई विल यूज द प्लेटफॉर्म इन अ वे के द मोस्ट प्रोडक्टिव वे, और इसका मैं पूरा फ़ायदा इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। इसरार काकर साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपने सफ़र से मुतालिक भी बता रहे थे आप। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और एक इतने एजाज़ की बात पाकिस्तान के लिए, एट द सेम टाइम जो उन्होंने बात की ना कि एक ऐसे इलाके से उनका ताल्लुक पाक अफगान बॉर्डर का बिल्कुल इलाका है, किला अब्दुल्ला, और उन्होंने कहा कि टाट के स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की और यहाँ तक पहुँचना ये वाकई ख्वाब हो सकता है, और वो हकीकत में उसको होता देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की, सबीन को देखें बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था। ज़ाहिर बलूचिस्तान जब हमारे माइंड में आता है, हमें बिल्कुल कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि पसमानदा हैं, और वहाँ से किसी का इस तरह आगे निकलना, आगे बढ़ना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। जब आप किसी के बैकग्राउंड की बात करते हैं ना, कुछ लोग मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिवली भी उसको ले रहे होते, उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते कि जो ये कौम पाकिस्तानी कौम है, वो अगर कोई शख्स किसी होते तो आप उसका बैकग्राउंड उससे हमेशा याद करवाते रहते हो। और ऐसा आपकी रूट्स होती हैं और उनको कभी भूलना नहीं भी चाहिए। और वो तमाम लोग अचीवमेंट है ना कि आप कहां से कहां तक पहुंचे, आप सेल्फ मेड हैं, आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो वो बाकी के जितने लोग हैं ऑब्वियसली उनके लिए आप इंस्पिरेशन है। तो इस बात का जिक्र करने में यकीनन किसी भी किस्म की कोई आर नहीं है। वक्त खत्म, दोबारा मुलाकात कल। अल्लाह हाफिज।